याद रखना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो लगभग इकोनॉमी का अपनी छठा क्लास है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि देखो, जो भी अपन टॉपिक कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वित्तीय समावेशन है, ये याद रखना, पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्लस मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जाओगे तो मेंस में हर साल आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल ही जाएगा, पीटी में भी आता है, ठीक है। वित्तीय समावेशन को वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा पीटी में, वित्तीय समावेशन क्या होता है। इसके लिए जो गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है, याद करो, जैसे भीम यूपीआई वाला क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ये मान लो कि याद करो कि एक वो आया था कि बैंक साथी करके, बैंकिंग करस्पॉन्डिंग करके, उसका क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे मतलब मैं इसका भी मतलब समझो। पहली बात, इस वर्ड को तोड़ो, पहले समावेशन, ठीक है। एक समावेशन वर्ड हो गया, एक वित्तीय समावेशन हो गया, ठीक है। ध्यान समझना, पहले वित्तीय को समझो, मतलब कि सबाई सी बात है कि बैंकिंग जो सुविधाएं होती है, ठीक है, लोगों के पास पहुंचे। जैसे मैंने क्या बताया, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं, तो सबाई सी बात है कि लोग कहाँ पे फिर लोग, इसीलिए याद करो कि शायद आपने पहले ज़माने में सुना होगा कि लोग क्या करते थे, हुंडियों में, मतलब जैसे होते ना कि भाई सोना होना या मान लो जो भी पैसे होते थे उनको गाड़ के रख देते थे, क्योंकि बैंक उस टाइम इतना ज़्यादा पॉपुलर था नहीं, अंग्रेज पीरियड में, ठीक है। और गाँव में तो आज भी मतलब इतना नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी टास्क रहती है गवर्नमेंट के लिए। तो क्या होता था कि स्वाभाविक सी बात है, लोगों के पास पैसे नहीं पहुंच पाते थे, इसीलिए लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने, मैंने बताया था, नेशनलाइजेशन किया। जब नेशनलाइजेशन किया तो बैंक खुलने लगे। तो फिर धीरे धीरे दूसरी बात ये भी थी कि स्टार्टिंग में ना बैंकों पर विश्वास नहीं था लोगों का, आज भी नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। आज भी महाजन लोगों के पास ऋण लेके ले जा, मतलब आज भी सोचो ना कि जो ऋण अपन लेते हैं, मतलब मोस्टली क्या होता है कि अपनी, जैसे मान लो पहले तो फैमिली मेम्बर, उनसे ले लेते हैं, या फिर कोई आसपास कोई रिश्तेदार है उनसे ले लिया। फिर उसके बाद में लेते हैं अपन जो मान लो कि महाजन टाइप से लोग होते हैं, उनसे लेते हैं अपन, ठीक है। तो वो आज भी सिस्टम सोचो, बैंक ये कारण क्या है, ये दिखाता है कि आज ये जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर बिलीव नहीं है अपना। क्योंकि बहुत बार आपने भी बहुत सारी न्यूज़ सुना होगा कि बैंकिंग वाले जो है वसूली के लिए आए थे, लोगों को पीट रहे थे उस टाइप से। तो समाज में आज भी एक है बैड है, इमेज है। इसीलिए याद करो कि आरबीआई हमेशा जो बैंकिंग होती है उनको थोड़ा एक मॉरल्स उस सेशन के रूप में, मतलब कि नैतिक नियम भी सिखाता है कि ऐसा नहीं कि आपको ग्राहक के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, अच्छे तरीके से बातचीत करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी है ताकि अपना ट्रस्ट क्रिएट होगा, तो ये महाजन लोग हैं उनसे लोग बचेंगे, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन का मतलब यही है कि जैसे मान लो कि भाई सबाई सी बात है, पहले जो है बैंकिंग व्यवस्था सिस्टम राजा महाराजाओं के, याद करो कि कुछ रजवाड़े होते थे, उन्हीं के लोग उठा रहे थे, ठीक है। तो ये सबाई सी बात है, बहुत कम लोगों के पास ही है। अब सरकार चाह रही है कि भाई सबको लाभ मिले, इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई, सबको बैंक अकाउंट खुलाया गया, ठीक है। फिर उसमें बोला गया कि आप पैसा डालिए जीरो, पहले पर मैं बता रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट मतलब बहुत चालाकी से काम कर रही है, ठीक है। अब देखो एक तरीका, देख ध्यान से समझना, एक तरीका होता है, अब वो चालाकी बोल रहे हैं जो भी XYZ है, मतलब ठीक है, परंतु देखो लोग क्या होता है ना, भाई इंडिया में इतने पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। तो शायद आप लोगों ने भी फील किया होगा कि जैसे क्या होता है कि जैसे अगर आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होता तो उसमें टैक्स, मतलब पैसे कट जाते हैं। तो ये मेरे भाई के साथ हुआ था, उसको माइनस में 10,000 ऐसे चला गया था तो ये भी दिक्कत है। अब क्या कर रहे हैं ना कि मतलब वो चाह रहे हैं कि आप जो है, पहली बात तो केस में पैसे मत रखो, यहाँ पे अपना बैंक में खाते में पैसे रखो, ठीक। तो याद करो ना, 2017-18 की बात मैं बता रहा हूँ, तो उस टाइम है ना, ये सरकार एक बिल लाना चाह रही थी। मतलब सोचो कि मतलब इस सरकार का दोगलापन है, जो रियलिटी है। मतलब सिर्फ एक तरफ प्रधानमंत्री जनधन योजना ला रही है, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, प्रधानमंत्री भाई सब खाता खुलाओ अपना, सब अपना पैसे रखो, ठीक। दूसरी तरफ वो क्या कर रही थी, मिनिमम अगर पैसे नहीं रख रहे तो उस पर पैसा कट रहा था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, नॉर्मल लोगों के, इंसान यार जिनकी इनकम ही नहीं है तो क्या रखेंगे, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है ना। लोगों की इनकम नहीं है भाई, आप गाँव में जाओ, लोगों को 5,000 रुपये कमाने में महीने में हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस देखोगे तो 2011 के तहत लगभग 75% रूरल जो ग्रामीण जो है लोगों के पास, सोचो 5,000 रुपये से भी 5,000 पर मंथ भी नहीं कमा पाते हैं वो लोग। सोचो कितनी ख़राब स्थिति है भारत की, ठीक है। तो सोचो उसमें अब बोल रहा है कि मैं मिनिमम तुम्हारा, जैसे उसमें ऐसा एक क्राइटेरिया है इसमें कि अगर आप अर्बन शहर में, अर्बन सिटी में रह रहे हो तो शायद आपको मिनिमम बैलेंस 8-10,000 ऐसे रखना पड़ता है खाते में। गाँव में तो 2-3 हज़ार भी रखना पड़ेगा, तो लोगों के पास नहीं होते हैं। तो वो उस पर टैक्स लग रहा था, उस पर तो लोगों के वो भी एक दिक्कत थी। दूसरी गवर्नमेंट का एक स्टेप था कि ये क्या कर रही थी, जैसे मान लो कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो, जैसे मान लो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपये आ गया, मैंने 1 करोड़ रुपये उस बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। पर याद रखो कि जो गवर्नमेंट है
पहले तो शायद 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक ही गवर्नमेंट वो देती थी बीमा, कि मतलब 1-2 लाख रुपए अगर मान लो कि आपके बैंक में 2 लाख रुपए रखें, अगर मान लो बैंक करप्ट हो जाता, कुछ भी हो जाता है, तो हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है। तो अभी शायद 2020 या 21 में ना एक बिल पारित हुआ था, तो उसमें 5 लाख के ऐसे कर दिया गया लिमिट, ठीक है। पर सोचो 5 लाख से क्या ही होगा, मैंने 1 करोड़ रुपए जमा करा के रखे हैं, 90 अगर वो बैंक खराब हो जाता है तो मेरे को 95 जो लाख वो नहीं मिलेगा। तो सोचो गवर्नमेंट एक तरफ से उस टाइम क्या कर रही थी, 2017 में वो बहुत कंट्रोवर्सी वाला बिल रहा था, तो गवर्नमेंट वहाँ से हाथ खींच रही थी कि हम 1 लाख रुपए भी नहीं देंगे लोगों को। तो उस टाइम बहुत विरोध हुआ था, शायद अगर आप लोग उस टाइम परिचित हो, 2017-18 का दौर था, वो बहुत बड़ा मामला चला था उस टाइम। फिर गवर्नमेंट बैक स्टेप उठाया, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था ना, एनपीए बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो सरकार को लग रहा था कि इनकी सारी जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी, तो वो भी एक मामला था, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मतलब लोगों को ट्रस्ट जो है आज बैंकिंग सिस्टम में नहीं होता है क्रिएट, ठीक है। आप देखोगे कि बैंक के जो ब्याज दरें हो तो बहुत सरल होती है, सब कुछ होता है, फिर उसके बावजूद भी आज लोग हैं महाजन लोगों के पास इनसे लेते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दर पे। पर वही है कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें। फिर दूसरी बात, आजकल देख रहे होगे फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लोन के नाम पे बहुत सारी चीटिंग हो जाती है लोगों के साथ, तो ये प्रॉब्लम ये भी है। तो इस कारण से भी तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को दूर करना एक तो वही है, दूसरे साथ फिर भी बैंकिंग व्यवस्था में एक मतलब समझ रहे हो ट्रस्ट क्रिएट करना, तो ये वित्तीय समावेशन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाता खुलवाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सेविंग वहाँ रखें। फिर वो जब बैंक में, मैंने बताया था कि बैंक में जब पैसा होगा तो बैंक लोन देगा तो उनको प्रॉफिट बनेगा, देश में क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये एक यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो याद रखना, जब मैं ज़्यादा चीज़ें बोलते रहता हूँ ना, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट है, अरे कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि 2019 का क्वेश्चन है, वो जाके देख लेना, ठीक है। उसमें ऐसा था कि, इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जब लोगों की बैंकिंग आदतें बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, समय से ध्यान से समझना। तो इसके 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान से समझना, तो मैं इसको समझा देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। जैसे मान लो कि ये बैंक है, ध्यान से समझना, बैंक के इधर लोग हैं, ठीक है, मान लो कि पीपल, ठीक है, इधर मान लो कि इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें। अब ये लोग मान लो कि जब यहाँ पे पैसा जमा करेंगे, बैंक के पास पैसा आएगा, ठीक है, बैंक इनको लोन देगा, ठीक है, ध्यान समझना, लोन देगा तो स्वाभाविक सी बात है, इनको क्या होगा, इनको इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब बैंक लोग जो है, ध्यान समझना, बैंक जो है लोगों से जब पैसा जमा करती है तो इनको कुछ देती है, ठीक है, मान लो कि 4% जो भी है ब्याज देती है, ठीक है। तो ये जो है बैंक के लिए लाइबिलिटी हो जाएगी, ध्यान से समझना, देता मतलब बैंक को इनको ब्याज चुकाना पड़ेगा, परंतु जो इंडस्ट्री होती है इनसे ब्याज लेती है, ठीक है, बैंक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, परिसंपत्ति हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे 2019 का क्वेश्चन आया था, तो उसमें पूछा था बैंक के लिए क्या लाइबिलिटी है, क्या एसेट है, याद रखना। तो बैंकिंग जो मतलब लोग जमा पैसा करते हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है, ठीक है, वो एसेट्स नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। यही सेम क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आया था याद करो, मैंने बताया था कि 2013 में वही क्वेश्चन आया था, 2021 में जाके डायरेक्ट वो सेम क्वेश्चन आया था। क्या था कि बैंकिंग आदतें बढ़ने से लोगों की, ठीक है, तो क्या था, ग्रोथ है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो जब बैंकिंग हैबिट बढ़ती है लोगों की, तो उससे क्या होता है कि स्वाभाविक सी बात है, अब देखो उससे पूंजी का क्रिएशन होता है। वो कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे मान लो कि पहले एक ही व्यक्ति का ही खाता था इसमें, और वो 100 रुपये जमा करा रहा था, ध्यान समझना। अब स्वाभाविक सी बात है बैंक के पास 100 रुपये, ठीक है। अभी इंडस्ट्री, अब स्वाभाविक सी बात है कि सारा लोन नहीं बांट सकती, मैंने बताया था कैश रिजर्व रेशियो होता है, ठीक है, SLR होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। अब मान लो कि वो 50 रुपये यहाँ पे लोन को बांट रहा है। अब 50 रुपये मान लो कि वो 10% ब्याज भी ले रहा है, ठीक है, तो मान लो 5 रुपये वो ब्याज का कमा रहा है, और इधर मान लो कि 2 रुपये उसको दे रहा है, ध्यान समझ, तो लगभग 3 रुपये बच रहे हैं इसके पास। अब सोचो कि बैंकिंग हैबिट बढ़ती है लोगों की, ध्यान से समझना। बैंकिंग मतलब 100 रुपये और कोई जमा करा रहा है, फिर और कोई 100 रुपये जमा करा रहा है। अब इसके बाद बैंक की क्या होगी, पूंजी बढ़ेगी। अब 300 रुपये हो गए, अब 300 की जगह वो 150 रुपये लोन दे सकता है। 150 पे सोचो 5%, अब 5% सब ऐसी बात है, लगभग 7.5 रुपये कमाने का। तो ऐसे क्या होगा, बैंक की जो है कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन को और ज़्यादा प्रयास कर सकता है, और ज़्यादा लोन बांटेगा, और ज़्यादा देश में इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। तो उसमें था कि भाई कैसे ग्रोथ किया जा सकता है। सबसे बेस्ट मेथड है कि बैंकिंग, लोगों की बैंकिंग आदतें बढ़ेगी तो उसका जो है ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना, वित्तीय समावेशन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो बैंक है, याद रखना, देखो बैंक जो है ना कभी भी ATM नहीं चलाता है। एक देखो जितने भी सारे NPCI है,
ये सारे एक संस्था है भारत की, मतलब भारत सरकार की, ठीक है। तो ये क्या करती है, जितने बैंक होते हैं सबका मतलब जो है कि भाई ये SBI का ATM है, ये ICICI का बैंक का ATM है, इनको सबको ये करती है, ठीक है। और ये हैंडल करती है इनके लिए, ठीक है। तो ये बैंक अपनी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट इसके बारे में पूछ लिया था, ठीक है। दूसरा भीम UPI के बारे में पूछा, दो बार क्वेश्चन पूछा इसका UPI के, भीम UPI के बारे में। तो ये वित्तीय समावेशन जो मान लो कि सरकार अपना रही है, फिर याद करो एयरटेल पेमेंट बैंक आया था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो इस टाइप के, जैसे जनधन योजना उसके बारे में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। बैंक क्रॉसफंडिंग है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा। तो ये है मतलब वित्तीय समावेशन, मतलब सरकार ऐसा कोई भी नई इनिशिएटिव, तो करंट अफेयर में ये चीज़ याद रखना कि सरकार ने ऐसा कौन सा नया स्टेप लिया है, RBI ने कौन सा ऐसा नया स्टेप लिया है जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है, कि लोगों की बैंकिंग आदतें बढ़ रही है, लोग बैंक में जा रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है UPSC। उससे क्या, सुकन्या समृद्धि योजना से लोग पैसे जमा करा रहे हैं, बैंकिंग उससे बढ़ रहा है, ठीक है। या मान लो कोई नया ऐप लॉन्च कर रही है, ठीक है, जैसे भीम UPI ऐप हो गया, ठीक है। और कोई नई, जैसे मान लो पेमेंट बैंक है, ठीक है। याद को जैसे 2019 में भी है ना, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया गया था, ठीक है। तो या मर्जर किया गया था, तो उस टाइम क्वेश्चन पूछा। तो ये जो सारी चीज़ें स्टेप होती है, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना करंट अफेयर में। इसलिए बताओ करंट अफेयर इकोनॉमी में फालतू चीज़ें मत पढ़ना, पहले स्टैटिक पार्ट को अच्छे से पकड़ बनाना। तो जब तुम्हें लास्ट पेपर तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए, तो उससे कह रहे टू द पॉइंट पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, जैसे इकोनॉमी का अगर आप जनवरी से लेके, मान लो कि जनवरी 2023 से लेके अगर आप अभी तक पढ़ोगे दिसंबर 2023 तक, ठीक है। तो ये 12 महीने में, सही बता रहा हूँ, रियलिटी में 12 पेज भी काम के नहीं होते, 12 पेज ही है जो काम के हैं। अगर आपने स्टैटिक पार्ट में अच्छे से पकड़ बना लिया, लास्ट पेपर आपको पता है, ठीक है। और आपको प्री मेंस के सबके, इसीलिए बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सिलेबस ये सब पता होनी चाहिए। रिलेटिव बता रहा हूँ 10-12 पेज ही काम के होते हैं, वो फालतू में लगभग ये मान के चलो हर पेज, हर एक मैगजीन में तुम्हें 30-40 पेज मिलेंगे, तो 12-360 पेज है, 360 पेज में रिलेटिव बता रहा हूँ, ये 20 पेज भी काम के नहीं होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए बताओ करंट अफेयर को आखिरी में रखो, सबसे पहले स्टैटिक पार्ट जो PYQ है इन पे पकड़ बनाओ। जब इस तरीके से करोगे तो चीज़ें ईजी हो जाएगी। मैं फिर बता दूँ तो करंट अफेयर के जंजाल में फंस जाओगे, फिर हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगी आप लोगों को। इसलिए मतलब PYQ सिलेबस रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक नेचर बता दिया, ठीक है। दूसरी बात, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, वित्तीय समावेशन क्या होता है, सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ भी याद रखना, ठीक। तो वित्तीय समावेशन का आशय है देश के वंचित वर्ग को, ठीक है, वंचित वर्ग को प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। प्रचलित वित्तीय व्यवस्था मतलब जैसे मान लो कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आ गया। सोचो कि पहले तो ये था कि लोगों को भाई खाता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। पहले ज़माने में तो ऐसा था कि भाई पहले तो लोग बैंक को जाने, भाई बैंक क्या होता है, ऐसे जमा कर सकते, ऐसे सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे ATM की व्यवस्था आने लगी, भाई लोग केस निकालने लगे। अब देखो मैं हाँ एक और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे अगर बैंक से अगर केस निकालने जाओगे अभी, तो आपके मैसेज आता होगा कि आप एक मंथ में 5 से ज़्यादा बार ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, केस नहीं निकाल सकते। सोचो क्यों कर रही है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट चाहती है कि तुम भाई अब पूरी तरीके से मूव ऑन हो जाओ ऑनलाइन सिस्टम पे, आप कैश पेमेंट नहीं करो। क्योंकि अपन पढ़ेंगे अभी आगे भाई, केस जो करते हैं, केस जो मनी होती है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो क्या मनी है, देखो दिक्कत ये है, जैसे RBI के पास मान लो पैसा छापना पड़ता है, कि बहुत सारा, अब देखो सबाइश बात है, RBI की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी जब ऑनलाइन होने लगे, तो RBI को पैसा छापने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात देखो, तुम्हें पता जितने भी करप्शन होते हैं, चुनावी करप्शन देख लो, या मतलब जितने भी करप्शन होते हैं वो सब केस में ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है, भ्रष्टाचार की गढ़ है, केस मनी सिस्टम रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में पता लग जाता है ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है, क्या है, सब कुछ पता लग जाता है। इसलिए याद रखना, कोई भी आपसे करप्शन है ना, केस ही लेगा, वो कभी आपसे ऑनलाइन नहीं लेगा, क्यों, पकड़ा जाएगा। तो ये भी एक सिस्टम है, इसीलिए जो है गवर्नमेंट है, RBI है, लोगों को डिमोरलाइज कर रही है कि आप कम केस यूज करो, ठीक है। इसलिए देख लो मैं बता 5 टाइम से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते बैंक, अगर करोगे तो आपके उसको पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट कर दिया है कि आप एक दिन में 50,000 ज़्यादा केस नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट, इसीलिए कर रही है कि अब आप लोग भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज करो, अब वो पुरानी व्यवस्था उसको छोड़ो, ठीक है। तो ये है प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना, ध्यान से समझना चाहिए। वित्तीय समावेशन मतलब ये है, ठीक है। दूसरी बात, किसको, वंचित वर्ग को, जो भाई ऑलरेडी पहले जुड़े उनको नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, तो ये मान लो ये डॉट है, ये डॉट तो पहले जो लोग सर्विस उठा रहे हैं, इनको लेने वित्तीय समावेशन होगा, ये जो बचे हुए लोग हैं इनको कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इनको भी सर्विस दिलाना। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अर्थात वित्तीय समावेशन समाज के वंचित वर्ग को आर्थिक विकास से जोड़ने की प्रक्रिया।
भाई स्वाभाविक सी बात है कि इकोनॉमी डेवलपमेंट ही है ना। आज मान लो कि ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें गाँव के लोग जानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। अब सोचो कि सोचो कि अब वो मान लो कि जा रहा है एटीएम से पैसा निकाला, उसको पता ही नहीं है, उसके ऊपर 5 बार ज़्यादा फाइन लग रहा है, ये चीज़ें, उसके पैसे ख़राब हो रहे हैं। या मान लो कि वो बैंक का यूज़ नहीं कर रहा हो, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना देश में। सरकार मान लो कोई योजना को लाभ पहुँचाना चाहती है, तो सरकार ने सोचना क्यों करती है ऐसा सिस्टम कि भाई खातों में ही आपके पैसे जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें सोचो केस में क्यों नहीं, क्योंकि केस में तो करप्शन होने बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्यों ज़बरदस्ती खाते खुलवा रही प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू, यही कारण है, ठीक है, ताकि उनको योजना से जोड़ा जाए, ठीक है। अर्थव्यवस्था में संसाधनों की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले याद करो राजीव गांधी का स्टेटमेंट 1985 के दौर में, उस टाइम कि मैं यहाँ से 100 रुपये भेजता हूँ और लोगों के पास 15 पैसे भी नहीं पहुँच पाते, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा। परंतु आज देखो, आज एक क्लिक किया जाता है, मान लो कि आपने 100 रुपये, मैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो मैं बताऊंगा, बहुत सारी, ऐसा नहीं, इतना इजी नहीं होता है सरकारी योजनाएं। वो कहने में ही होता है कि मोदी बोल देता है कि मैं अब एक बटन दबाता हूँ, लोगों के खातों में पैसा चले जाता है, ये सब फालतू की बात है। वो आज भी डिफिकल्टी तो बहुत ज़्यादा है ना रिलेटिव। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैं जब स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरता था भाई, इतने चक्कर काटने पड़ते हैं। और फिर मैं तो आज, जैसे अभी एमए वाला था, मैं तो छोड़ ही दिया, मैं हाथ जोड़ दिया भाई, रहने दो। मतलब सिस्टम बहुत ख़राब है। अब वो बताऊँ क्या हो रहा है सिस्टम, भाई अगर आपको छात्रवृत्ति चाहिए तो पहले पैसे दो, तब हम आपके खाते में डालेंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें हैं, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो वही है कि जैसे मान लो कि पहले तो 15 पैसे आ रहे थे, परंतु मान लो कि एक अपन मानते हैं कि आधा सिस्टम काम कर रहा है। अब मान लो कि जैसे प्रधानमंत्री ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, वैसे 22 बात है, कोई एक व्यक्ति है जो उसका पात्र है, यहाँ से उसका 6,000 रुपये मिल रहा है फट से, एक बटन में। सोचो पहले क्या होता था, 6,000 रुपये यहाँ से, तो सोचो इसका 6,000 का 15% इसको मिलता था, क्योंकि करप्शन आईएएस अधिकारी खा गए, फिर कोई पंचायत का वो सब सारे ऐसे खा के मिल बैठ के खा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, पर एटलीस्ट अब तो ये चीज़ें है अभी भी, परंतु एक दूसरे फॉर्म में है, ठीक है। तो इकोनॉमी की मूवमेंट के लिए भी ये सारी चीज़ें जरूरी हो जाती है, ठीक है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ग्राहकों को निम्न की सुविधाएं दी जाती है, तो ये चीज़ याद रखना। बचत करने के लिए बैंक खाते को आसान उपलब्धता, ठीक है। तो वही मतलब आप सेविंग अपना जो है जो भी, जैसे मान लो एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि आप जब जॉब वॉब लग जाओगे, ठीक है, तो याद रखना कि आपकी जो सैलरी होगी अकाउंट के मिलेगी, ठीक है। अब उसमें मान लो कि आप, मान लो 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो 15,000 रुपये मान लो कि आप मासिक खर्च कर रहे हो, ठीक है। पर आपको 35,000 है, अभी 35,000 रुपये आपका अकाउंट में अवेलेबल है आराम से, तो उसको सेविंग हो रही है, ठीक है। आप उसको एफडी वेफडी में करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो, आप अपना बीमा शुरू करवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता है बैंक। तो दूसरा, सस्ती दर या निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों की ऋण सुविधा। अब जैसे मान लो किसान है, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, केसीसी है, ठीक है। ये क्या कराता है कि भाई सस्ती दरों पर उनको लोन प्रोवाइड करा देता है, होम लोन जैसे होता है, ठीक है। ये चीज़ भी तो काम होता है वित्तीय समावेशन में, ठीक। अगला है समाज के वंचित वर्गों को मूलभूत वित्तीय सुविधाएं जैसे बीमा उपलब्ध आदि करवाना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, बीमा आपको मिल जाएगा। बैंक अपने को क्या करता है, एक तो स्वाभाविक सी बात, सबसे पहला काम, आप वहाँ खाता खुलवा सकते हो, अपना पैसा रख सकते हो, ठीक है, पहला काम। दूसरा बात, ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़े, एक तो सेविंग होगी, आपका पैसों की रक्षा हो गई, ठीक। दूसरी बात, जब आपको ज़रूरत पड़े तो एटीएम से जाके निकाल लो, ठीक। तीसरा काम क्या होता है कि बस अब ऐसी बात, आपको लोन लेना हो तो लोन ले सकते हो आप, ठीक है। चौथा काम है कि आपको स्वाभाविक सी बात है कि मान लो कि कोई बीमा योजनाएं चल रही है, उसका फ़ायदा उठाना हो, सुकन्या समृद्धि योजनाएं हो गई, तो उनका फ़ायदा उठाना, तो सब सारी चीज़ें वहीं से मिलेगी आपको। तो ये वित्तीय समावेशन है, ठीक। यह सर्वमान्य है कि वित्तीय समावेशन के बिना समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाए। एक चीज़ याद मैं फिर बता रहा हूँ कि समावेशी जो विकास है वो एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, मतलब वित्तीय समावेशन एक छोटी पार्ट है, वित्तीय समावेशी विकास एक बहुत बड़ी पार्ट है, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा ना, तभी उसका समावेशी विकास होगा, इसे याद रखना, ठीक है। तो समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़े बिना नागरिक तक विकास प्रक्रिया का लाभ ही नहीं पहुंचा जा सकता। वही मैं बता रहा हूँ कि मान लो सरकार की योजनाओं को लाभ कैसे पहुंचे, जब उसका खाता ही नहीं खुला होगा, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था को वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब स्वाभाविक सी बात है। इसको बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस भी बोला जाता है। अब सोचो, एक ध्यान से समझना कि ए और बी और ए सी लोग हैं, ठीक है, इसके पास बैंक खाता नहीं है, ठीक है, इसके पास है और इसके पास है। हम मान लो कि सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसको 6,000 रुपये मिल गई, इसको 6,000 मिल गई, इसको 6,000 नहीं मिला, इसका नुकसान हो गया, स्वाभाविक सी बात है। अब इसका देखो, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, उसमें भाई सब सरकार ने तो प्रयास किया, परंतु इसके पास खाता ही नहीं था, तो इसको न्याय नहीं मिला, इसका विकास भी नहीं होगा, तो ये फिर से पिछड़ जाएगा।
तो ऐसे ही पिछड़ते ही चले जाएगा। तो सरकार इसका इम्प्लीमेंट के लिए कितने प्रयास करेगी। इसलिए देखो ना, क्यों ब्यूरोक्रेट को ऐसे बोला जाता है कि भाई समय से इम्प्लीमेंट वही करते हैं, और वो वही लोग होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, और उन्हीं के ये कारण होता है वो करप्शन करता है, जो भी जिन कारण से ऐसे लोग जो छूट जाते हैं हमेशा। इसीलिए आज भी देखो ना, भारत में पॉवर्टी सोचो इतने हज़ारों सालों से क्यों, मतलब क्यों बनी हुई है। इंदिरा गांधी 1972 में उस टाइम दौर में दिया था कि गरीबी हटाएंगे नारा, अब तक नहीं हटी है गरीबी। ठीक है, क्यों, आखिर ऐसा है, रीज़न यही है। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना कि इस प्रकार वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के वितरण का प्रणाली महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर वित्तीय समावेशन नहीं होगा तो बस बाईस बातों व्यक्ति पिछड़ता चले जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत निम्न वर्ग में सम्मिलित है। कौन कौन से होते हैं जो वित्तीय समावेशन को, मतलब सरकार चाहती है कि इनको लाभ मिले। ठीक है, पहले है सीमांत एवं भूमिहीन किसान। ठीक है, मान लो कि खेत भी है तो मार्जिनल है, 2-2.5 बीघा बस ज़मीन। ठीक है, और 80% भारत के किसान ऐसे ही लोग हैं, सोच लो, जिनके पास 2 या 2.5 बीघा ज़मीन है। ठीक, या भूमिहीन किसान। ठीक है, अब भूमिहीन किसान समझ में, तो उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो मान लो बैंक जाएंगे तो लोन लेन मिल जाएगा। याद करो, प्रधानमंत्री किसान मुद्रा योजना हो गई। ठीक है, और ये अभी जो रेडियो वाले जो है योजना वो वाली चल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए वो, ताकि वो बैंक से लोन वोन ले पाए, अपना रोजगार कर पाए। रोजगार करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, फिर वो कंजम्पशन करेंगे तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ठीक, अगला प्रवासी श्रमिक। अब प्रवासी श्रमिक मान लो जो माइग्रेट वर्कर होते हैं, माइग्रेट वर्कर याद रखना 2 प्रकार के होते हैं। इंटरनल कंट्री में होते हैं, मान लो बिहार से दिल्ली आ गए, अब सब बात है यहाँ पैसा तो कमा रहे हैं, अब पैसा यहाँ सुरक्षित नहीं है, चोरी हो जाएगा, तो बैंक में जाएंगे तो जमा कर देंगे तो घर वाले भी निकाल लेंगे, तो इनके लिए भी ज़रूरी है। या मान लो कोई विदेशों में काम कर रहा तो वहाँ पर भी ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पैसा जमा कर अपने घर को भेज रहे हैं रेमिटेंस के रूप में। ठीक है, तो ये भी उनके लिए ज़रूरी है। दूसरा, समाज के कमज़ोर वर्ग। समाज के कमज़ोर वर्ग में महिलाएं आ जाएगी, SC ST आ जाएगी। ठीक है, जो दिव्यांग लोग हैं वो सब लोग आ जाएंगे। आपसे बात उनके लिए सरकार बहुत सारे प्रयास करती है, जैसे बता रहा हूँ SC ST होती है या OBC होती है, आजकल तुमको भी जो है वो मिलने लग गई है, छात्रवृत्ति मिलने लग गई है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए भी फ़ायदा मिलने के लिए क्या है, सब ऐसी बात है, सरकारी योजना फ़ायदा कब मिलेगा, तभी तो मिलेगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति है। निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति है, सब ऐसी बात है, जैसे मान लो BPL हो गए। ठीक है, अब ये गरीब लोग हैं। ठीक है, इनको सरकारी योजना का फ़ायदा कब मिलेगा। ठीक है, जब खाता होता रहेगा इनके पास। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना का फ़ायदा कब मिलेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फ़ायदा कब मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जो इनके लिए चल रही है, तो उनका फ़ायदा कब मिलेगा, जब इनके पास बैंक खाता रहेगा, नई नई सर्विस यूज़ कर पाएंगे, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा कब उठा पाएंगे, जब वित्तीय समावेशन होगा तभी तो उठा पाएंगे। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन के विस्तार के लिए निम्नलिखित संस्था की भूमिका हो सकती है। अब समझ बात है, कौन ये वित्तीय समावेशन बढ़ाएगा, तो सबसे पहले आते हैं बैंकिंग संस्थाएं। बैंक में सब SBI बैंक ये सब सारे आ जाएंगे, RBI इसलिए स्टेप लेती रहती है। ठीक, कॉमर्शियल बैंक करेंगे। ठीक है, सहकारी बैंक अपन ने देखा था, रीजनल रूरल बैंक करेंगे, पेमेंट बैंक करेंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे, स्मॉल फाइनेंस बैंक करेंगे। ठीक है, बैंक साथ ही यही याद रखना, यही कॉन्सेप्ट UPSC PT में पूछा गया था। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, और भारतीय डाक भुगतान केंद्र याद कर, मैंने बताया भी था कि जो डाक है उनको भी आजकल बैंक के रूप में बना दिया गया। ठीक है, अब इसमें बता देता हूँ इसमें क्या होता है। UPSC में क्वेश्चन भी आया था 2016-17 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आज भी जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है, देखो इसलिए बोलते हैं ना कि सब चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन हर जगह के लिए सही नहीं होता है। अब ये गवर्नमेंट एकदम जिद्दी तौर पे पड़ी हुई है कि नहीं प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, पर मैं फिर बता रहा हूँ कैसे नुकसानदायक होता है। कभी भी एक चीज़ याद रखना कि प्राइवेटाइज जो भी होता है, मान लो जैसे मान लो बैंक को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है, अच्छी चीज़ें भी है, परंतु ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन करना सही भी नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, वो सही कहाँ पे गलत हो मैं दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे देखना, शहरों में बहुत सारे प्राइवेट बैंक मिलेंगे आपको मैं सही बताऊँ, दिल्ली में अगर आप देखोगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, मैंने पहली बार ऐसे बैंक सुने यहाँ पे आके जो मैंने कभी उनका नाम भी नहीं सुने। वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे गाँव में कभी जाके, ये चीज़ याद रख लेना। वो यहाँ पे हज़ारों बैंक है, क्यों, यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, लोगों के पास, लोग यहाँ को पैसा रखते हैं, क्या है, लोग पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ उस तरीके से, माइग्रेट वर्कर होते हैं, सब पैसे रखते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक है उनकी आय बहुत ज़्यादा है। तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो प्रॉफिट यहाँ काम होता है। अब गाँव में क्या होता है कि सब ऐसी बात है, कभी देखा गाँव में कभी कोई बैंक बहुत रेयर, कोई प्राइवेट बैंक खुला है तो ज़बरदस्ती खोलना पड़ता है उस RBI की गाइडलाइंस के तहत, तब जाके वो एक आध बैंक खोल लेते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको SBI बैंक हर जगह मिलेगा, और प्राइवेट बैंक रेयरली आपको कोई बहुत कम मिलेगा, क्योंकि समझ बात है वहाँ प्रॉफिट कम है। तो भाई समझ बात है, लाभ कम है तो वहाँ क्यों लोग खोलेंगे। ठीक है, इनको लगता है हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है वहाँ पे, तो ये सारी दिक्कत थी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि गाँव में लोग हैं जो खाता होता भी नहीं खुलवाते, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। तो
आरबीआई की तरफ से, ठीक है, ये एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया। तो भाई सबाई सी बात है, देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। गाँव में क्या होता है, लोग मतलब खेती वेती करते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो कि उनको कोई पैसा जमा करवाना हो या ठीक है निकलवाना हो, अब वो बैंक जाएंगे, कोई मजदूर लोग हैं, सोचो कि अपनी, सोचो दिहाड़ी है उसकी 100 रुपये है, अब वो छोड़ के जाएगा अपनी मजदूरी छोड़ के, तो उसको नुकसान हो जाएगा। बैंक में जा रहा, मान लो पैसा जमा करना निकालना है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है ना। आज सैटरडे संडे मोस्टली बैंक बंद ही रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो इसके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया कि भाई जैसे मान लो एसबीआई बैंक है, इनकी तरफ से एक मशीन होती है, ठीक है। वो मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो जाता है इनके पास, भाई आपको बताओ कितने पैसे निकालना है, तो उसके खाते में वो सारी बताएगा, अच्छा 100 रुपये निकालने, चलो ये लो आप 100 रुपये लो, ठीक है। किसी को जमा करना है तो उसी व्यक्ति के पास वो मशीन होती थी। तो ये है ये नया कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ याद रखना, इसी सेम अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो बस वही है कि व्यक्ति पहुंचता है लोगों के पास, और जिनको जो भी मान लो पैसे निकालना हो, ठीक है, वो भी निकाल सकता है, ठीक है। मतलब खाता नंबर बताएगा, ये सारी चीज़ें, वो पैसे निकाल के दे देगा। और जो लोग जमा करने हो वो जमा भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार की सुविधाएँ हैं। तो वो क्वेश्चन बनाना बन जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी तोप नहीं आती है, पर वही है कि कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो दूसरा कौन है, वित्तीय समावेशन के लिए बीमा कंपनी है, ठीक है। ये चाहे या LIC हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो है ये सारी चीज़ें ये भी वित्तीय समावेशन में आते हैं। NBFC हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ। याद करो कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे इनके बारे में। याद करो शायद NBFC घोटाला भी आप बहुत पढ़ रहे होंगे कि 2018-19 के दौर में बहुत बड़ा घोटाले हुए थे उनमें, ठीक है। एक कंपनी थी DHL है, जो दिल्ली कैपिटल को जो स्पॉन्सर करती है, उसमें घोटाले होते हैं। NBFC कंपनी है बहुत सारी, ठीक है। तो ये बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उनके लिए लोन वोन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें घोटाले होता है, ठीक है। अब सबाई सी बात है वित्तीय समावेशन के लाभ। अब सोचो सबाई से, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस टॉपिक अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे एक बार, भाई सबाई सी बात है, किसी लोग के पास पहले खाता नहीं था, खाता खुल गया है, ठीक है। तो सबाई सी बात है, वो क्या होगा फ़ायदा, तो पहला फ़ायदा ये है कि अब उनका भाई पहले चोरी हो जाती थी, आज भी गाँव में लोगों को चोरी हो जाती है। तो ये भी समझ बताओ, उनकी परिसंपत्ति का जो है संरक्षण हो जाएगा, प्रोटेक्शन होगा उनका, ठीक है। दूसरी बात, बैंकिंग जो सेवा है उनका फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। लोन है वो अच्छी, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जैसे बैंक के आगे पढ़ेंगे अपन, बैंक के क्या करता है ना, जैसे मान लो कि कोई प्रधानमंत्री, मान लो कि फसल बीमा योजना है जो भी है, अब मान लो कि कोई किसान है, उसने कोई किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उसने कोई लोन लिया है 4% पे, ठीक है। अगर वो टाइमली रिपे कर देते हैं तो ये ना 4% से 3% भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे हैं। अब मान लो कि महाजन के पास तो उल्टा आप जाओगे तो उल्टा वो काम नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, और सरकार की बहुत सारी योजनाओं का फ़ायदा मिल जाता है अगर वित्तीय समावेशन से आप जुड़े रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ायदे बहुत हैं। तो पहले तो ग्राहक को लाभ के, जो मान लो कि मैंने खाता खुला है तो मेरे को क्या लाभ होगा। तो भाई सबाई सी बात है, मैं पहले घर पे पैसे रखे थे तो मैं बचत नहीं कर पाता था, तो सबाई सी बात है बचत प्रवृत्ति में सुधार होगा, ठीक है। ब्याज के माध्यम से आय में वृद्धि होगी, सबाई सी बात, मैंने FD करवा दिया, ठीक है। मतलब मैंने बीमा ले लिया, कोई बीमा पॉलिसी ले ली, ठीक है, इसके माध्यम से भी आय में वृद्धि हो जाएगी। जमा कर दिया मैंने, ऋण ले लिया, बीमा आदि मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति हो जाती है, ग्राहक को ये लाभ होता है, ठीक। वित्तीय संस्थाओं को क्या लाभ होता है, ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन आया था। अब देखो एक तरफ है बैंक, ठीक है, एक तरफ मान लो कि पीपल है, ठीक है, लोग हैं, ठीक। अब लोग यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा, पैसे पे उनको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, सब ऐसी बात है कि इनको बचत प्रवृत्ति में सुधार हो जाएगा, इनकी सेविंग रेट बढ़ेगी, ठीक है, तो बचत बढ़ेगी इनकी। इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, इसको ध्यान समझना, ठीक। दूसरा क्या है, ठीक है, यहाँ पे जमा कर सकते हैं, ब्याज मिलेगा इनको, बचत बढ़ेगी इनकी, ठीक है। इनको बीमा प्रोडक्ट है, लोन भी ले सकते हैं लोग, ध्यान समझना। अब कैसे वित्तीय संस्थान, मतलब जो बैंक वैंक होते हैं उनको क्या कैसे लाभ होता है, जैसे साख सर्जन क्षमता का विस्तार। याद करो मैंने वो एग्जांपल बताया था, पहले एक व्यक्ति 100 रुपये जमा कर रहा था बैंक में, तो ये 50 रुपये का ही ऋण बांट रहे थे। अब सोचो इनके पास 500 रुपये आ गए, ठीक है, 500 का मान लो कि ये लोग 250 रुपये ऋण बांट रहे हैं, तो इनका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा ना। जब ये है क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता का विस्तार, तो ये चीज़ याद रखना, यही क्वेश्चन आया था कि जब लोगों की बचत प्रवृत्ति होती है तो कैसे क्रेडिट जो क्रिएशन होता है उसका विस्तार कैसे होता चले जाता है। तो ये याद रखना, ऐसे होते चले जाता है, ये बढ़ते चले जाता है, जब बैंकिंग आती थी लोगों की बढ़ती जाती तो ऐसे बढ़ते चले जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, यही सेम क्वेश्चन आया था UPSC में। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊँ बेसिक क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस ध्यान से समझ लेना कि कैसे। मैं बता दिया कि भाई पहली बात है 100 रुपये बढ़ रहे थे, पर लोगों की मान लो कि बैंक में जमा करने की जो हैबिट है वो बढ़ गई, अब 500 रुपये जमा करा रहे वो लोग,
अब सोचो 500 कमा रहा है तो 500 रुपये अगर जमा कर रहे हैं बैंक में, तो स्वाभाविक बात है बैंक जो है बहुत ज़्यादा लोन बांटेगा, और ज़्यादा लोन बांटेगा तो स्वाभाविक बात है उसका क्या प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा क्रेडिट करेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, लाभ में वृद्धि होगी। अब स्वाभाविक दूसरी चीज़ सोचो, यहाँ पे मान लो 250 रुपये, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री में एम्प्लॉय आए, एम्प्लॉय फिर से खाता खुलाएंगे, फिर यहाँ से खोलेंगे, तो ऐसे ये इसलिए बोला कि ऐसे बढ़ते चले जाता है, ऐसे बढ़ते चले जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होता है? अब देखो स्वाभाविक सी बात है, जब मान लो कि पहले कोई बैंक ही नहीं था, ठीक है, तो क्या ही होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, इंडस्ट्री को, लोगों को पैसे कहाँ से मिलेंगे, लोगों को चोरियाँ हो रही थी, ठीक है। तो अब सोचो कि स्वाभाविक बात है, जब लोग बैंक पैसे जमा करने लगे, बैंक के पास पैसे आए तो इंडस्ट्री को पैसा मिलने लगा तो उन्होंने उद्योग लगाए तो स्वाभाविक बात है क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा तो स्वाभाविक सी बात है प्रॉफिट बढ़ा तो लोगों को एम्प्लॉय जो रोजगार मिले, सरकार को टैक्स वैक्स मिले, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, ये जो चक्र है वो समझो, तो क्या होगा, संसाधन गतिशीलता में सुधार होगा। आप सोचो कि पहले तो ये जो मान लो कि इंडस्ट्री को मालिक है, इसको लोन ही नहीं मिल रहा था, बैठा था, कुछ ही नहीं कर पा रहा था, पर तो जैसे लोन मिलने लग गया तो स्वाभाविक सी बात है अभी बिजी है आज भी, ठीक है। तो मतलब एक समझो, तो ऐसे पूरी इकोनॉमी ग्रो करनी, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि पहले इसको लोन ही नहीं मिल रहा था, क्या काम करेगा, बैठे रहेगा दिन भर, मच्छर मारते रहेगा। अपन सोचो कि यहाँ पे लोगों ने पैसे जमा कराने से के बैंक बोला कि अब आ जाओ, मैं लोन बांटने को तैयार हूँ, तो बोला मुझे दे दो भाई 250 रुपये दे दो, तो 250 रुपये दे दिया। अब बोला कि चलो ठीक है मुझे अब कंपनी बनानी, तो पहले ज़मीन अमीन खरीदेगा, ठीक है, ज़मीन खरीदा, जो ज़मीन खरीदेगा, जो मान लो जिसको पैसा दिया वो भी कुछ, अब जिसकी ज़मीन बिकी है वो क्या गाड़ी मारुति ये खरीदेगा, अपने बेटों की शादी करेगा। ये चीज़ समझो, ऐसे ही ग्रो करती है इकोनॉमी, ठीक है। 50 रुपये इधर हो गए, ये इधर खर्चा कर दिया। आप सोचो ये भाई कार खरीद रहा है तो वो प्रोडक्शन उसका बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है तो भाई सीमेंट खरीदेगा, ठीक है, लोहा खरीदेगा, तो जो इससे संबंधित जो उद्योग है उनमें उभार आएगा, ठीक है। तो वो मूवमेंट बढ़ गया ना, पूरा मार्केट मूवमेंट हो गया, सोचो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बचत दर व निवेश दर बढ़ेगी। ध्यान समझना, बचत दर कहाँ से, यहाँ लोगों की बचत दर बढ़ेगी, लोग ज़्यादा बैंकों में जमा कराएंगे तो बचत दर बढ़ेगी, इधर फिर बैंक जो ज़्यादा निवेश करेंगे तो निवेश दर बढ़ेगी, ठीक है। उत्पादन में रोजगार में वृद्धि होगी, तो मैंने बता दिया, यहाँ प्रोडक्शन होगा तो स्वाभाविक बात है रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक बात है लोगों की इनकम अच्छी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आ गया है समावेशी विकास। तो अब देखो स्वाभाविक सी बात है, पहले अब देखो यहाँ से जो लोग हैं उनको यहाँ पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, आर्थिक विकास भी समावेशी विकास का प्रकार है, ठीक है। तो आर्थिक विकास मतलब वित्तीय समावेशन हुआ तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से बैंक के पास पैसा है तो स्वाभाविक सी बात है, या निवेश हुआ तो रोजगार में वृद्धि तो स्वाभाविक सी बात है। अब सोचो सारा विकास होगा, आर्थिक विकास भी होगा उसका, जब व्यक्ति का आर्थिक विकास। अब देखो यहाँ पढ़े लिखे लोगों मिलेगा तो वो स्वाभाविक पढ़े लिखों की बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, तो ऐसे समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सरकार को क्या लाभ होता है, अब देखो सरकार पहली बात तो कल्याणकारी योजना को लाभ वास्तविक लाभार्थी को मिल पाता है। याद करो मैंने बताया था राजीव गांधी को भाई 100 रुपये भेजता था, 15 रुपये मिलते थे, परंतु अब मोदी अब एक बटन में दबाता है तो सीधे लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, वास्तविक लाभार्थी को लाभ मिल पाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो है वो बोलते हैं ना कि रिसेशन का मतलब रिसेशन इन द सेंस कि जैसे मान लो आप कभी अंगुली में अगर पानी रखोगे ना, मतलब पानी लेके मान लो कि यहाँ से आप लेके जा रहे हो तो ऐसे ऐसे डिप 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 गिरते आखिर में पानी बचता ही नहीं है बचेगा थोड़ा बहुत बचता है, तो वही हाल हो रहा था पहले, ठीक है। पर अब क्या होता है, अब डायरेक्ट क्लिक करो, डायरेक्ट गिलास में अब डायरेक्ट पानी पहुंच जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट खाता ऑनलाइन जो है, इसका ये फायदा होता है वित्तीय समावेशन का। दूसरा, वितरण प्रणाली में पारदर्शिता से सब्सिडी के, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि पता लग जाता है कि भाई किसको कितना लाभ मिल चुका है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन है, किसके लिए है, सारा डाटा गवर्नमेंट के पास है, बैंक के पास उसका पूरा डाटा रहता है, ठीक है। तो ये भी जो जितनी भी मान लो सरकार की तरफ से योजनाएं चलती है, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंट लाता है, ठीक है। उसके खाते से पता लग जाता है, उसके पास मान लो उसके पास खाते में करोड़ रुपए, तो सरकार का मान लो कि कोई योजना का लाभ उठा रहा है। इसलिए याद रखना, जैसे कोई भी सरकार के योजना को लाभार्थी उठा तो पहले उसका खाता चेक किया जाता है, कि उसमें कितना पैसा है, क्या है, सारी चीज़ें हैं उस तरीके से। पहली बात तो भाई खाता तो इसलिए भी ज़रूरी है कि समझ बात उसमें पैसा जाना है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। अनावश्यक खर्च में कटौती हो जाती है। सोचो पहले सरकार एक तो पैसा छाप रही थी, ठीक है, फिर पैसा पहुँचते लोगों को पहुँच ही नहीं रहा था, भ्रष्टाचार की जो गढ़ है उसमें चले जाते थे, ठीक है। तो वो भी बचा है सरकार की तरफ से, ठीक है। राजकोषीय घाटों पर नियंत्रण हुआ है, तो वही बता रहा हूँ कि सब्सिडी जो है, सब्सिडी का युक्ति संगत होता है, मतलब रेशनलाइजेशन हो जाता है। दूसरी बात ये चीज़ सोचो, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है सरकार को टैक्स की प्राप्ति होती है,
जैसे मान लो कि यहाँ से बचत, पहली बात सोचो कि बैंकों में लोग जब जमा ही नहीं कर रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे कि मतलब कि अपने जो केस में मनी रखते थे, केस मनी को टैक्स, केस में कैसे टैक्स लगेगा, तो इसमें मान लो लग रहा है तो समझ में, जैसे मान लो कि ये कंपनी खुलेगी तो कंपनी में सरकार इसको बोल देगी भाई आपको जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ही पैसा देना है अपने एम्प्लॉय को, तो यहाँ से फिर गवर्नमेंट ऑटोमेटिक टैक्स है वो बढ़ जाता है, डायरेक्ट टैक्स बढ़ जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाता है, तो ये भी सरकार को फायदा होता है। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था का लाभ क्या है? ठीक है, असंगठित वित्तीय बाजार का संकुचन होता है। अब देखो समय मैं वही बता रहा था, जैसे मान लो कि ये कंपनी है, अभी पहले तो ऐसे लोगों केस में दे देती थी, ठीक है, पर नहीं, अब बोल दिया भाई, सरकार बोल दी, याद करो 2021 का क्वेश्चन यही आया था। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि यूपीएससी, अब देखो ये है वित्तीय समावेशन, वो आपको ये टॉपिक नहीं, वो इसके इर्द गिर्द जो है चीज़ें समझो। अब उसमें आया था कि जो कंपनियों को क्या सरकार आदेश दे सकती है कि आपको जो सारा जो पेमेंट करना है वो आपको इसी में करना है, वो था सही, जाके देखो आप। तो मैं वही बता रहा हूँ कि भाई स्वाभाविक सी बात है, कंपनी ने तो यहाँ तो करप्शन के गढ़ बन जाएंगे नहीं कंपनी, तो इसको बोल देगी सरकार भाई स्वाभाविक सी बात है, आपको जो है सरकार मतलब जो भी आपका जो एम्प्लॉय है उसको आपको जो है केस में पेमेंट नहीं करना, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो सरकार क्या होगी, इस कंपनी को जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट होती है उसके तहत ला देगी, भाई आप 15,000 से कम नहीं देना। आप स्वाभाविक बात हो ऑनलाइन इसलिए देख लेना, जैसे मैं देखो बहुत कंपनी यहाँ जो भी किया हूँ, आप भी अपने आसपास देखते होंगे, जो लोग इस तरीके के जो होते हैं, तो मान लो कि जिनको कम सैलरी देना होता है ना, तो उनको केस में सैलरी देते हैं, क्योंकि मिनिमम वेज एक्ट है, मान लो 15,000 रुपये, 15,000 वो दे नहीं रहे, उसको 10,000 में काम करा रहे, तो उसको कभी ऑनलाइन नहीं देंगे, ये चीज़ याद रख लेना। उसको वो पैसा जो है हमेशा उसी के फॉर्म में देंगे केस के रूप में। ठीक, तो फिर सरकार इसीलिए तो चाहती है कि भाई तुम ऑनलाइन पेमेंट करो। एक तो फ़ायदा हो गया भाई, इसको जो एम्प्लॉय है उसको जो है मिनिमम वेज एक्ट है उसके तहत मिल रहा है। ठीक, अब दूसरी बात, जो असंगठित बाज़ार है, असंगठित बाज़ार में क्या होता है कि भाई लोगों को ना तो पेमेंट टाइम से मिलता है, केस में दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें चलती है। अब ये ऑर्गेनाइज वे से चल रही है। अब सरकार जो मान लो कि कुछ योजनाओं को लाभार्थी बनाना चाहती है तो उसको फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात सरकार ये भी चाहती है कि भाई सब ऐसी बात है कि कंपनियाँ जो मिनिमम वेज एक्ट का फॉलो करें, तो इससे ऑटोमेटिक क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन वे में आ जाती है, कंपनी जो ऑर्गेनाइज वे में आ जाती है, और इनऑर्गेनाइज वे में जो काम कर रही होती है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये भी है। संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता होती है। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे याद करो कि बैंक के पास मान लो 100 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पे लोन लेने वाले लोन है ए, बी और ये सी है, 3 लोग हैं। ठीक है, ये बोला कि भाई मेरे पास 50 रुपये है बैंक। ठीक है, तो ये बोला कि मैं 5% पे लूँगा, ये बोला मैं 6% पे, ये मैं बोला 8% पे। अब स्वाभाविक बात है, ऐसे क्या होता है, ब्याज दर बढ़ती चली जाती है। और वहीं सोचो कि इसके पास बैंक के पास 500 रुपये आ गए, लोन देने के लिए 250 रुपये। अब इनकी ज़रूरत है भाई मुझे 50 रुपये बजाय 50 रुपये, तो ऑटोमेटिक बैंक बोलेगा अरे यार ठीक है यार, 5 की जगह 4% पे ले लो आप लोग। समझ रहे हो? तो ऐसे ऑटोमेटिक जब लोगों की आदतें बढ़ेगी, वित्तीय समावेशन होगा, तो ऑटोमेटिक, इसलिए तो बोला जाता है, इसीलिए यूपीएससी ने 2-3 बार वो क्वेश्चन पूछा कि लोगों की जब बैंकिंग आदत बढ़ती है तो ऑटोमेटिक जो इकोनॉमी में जो है, ठीक है, क्रेडिट की जो है, क्रेडिट क्रिएशन की है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो बस समझ बात है, ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्याज दर कम हो जाएगी। ठीक है, सस्ती ब्याज पर ऋण मिलने लग जाएगा। इसलिए तो याद करो, मैंने वो बताया था, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें सरकार भी क्या चाहती है। जब मान लो कि मंदी का दौर आता है, तो मंदी के दौर में सरकार क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण बांटा जाए। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, अगला वित्तीय समावेशन का मापन कैसे होता है। ठीक है, भाई ऐसा क्या चीज़ है कि भाई जिससे पता लगे कि भाई देश में कितना वित्तीय समावेशन हो गया है, कितना होना है, कितना होना अभी बाकी है। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन को मापने के लिए वित्तीय व्यवस्था में समाज के वंचित वर्ग की भूमिका को मापा जाता है कि आज जो मतलब समाज का जो पिछड़ा हुआ तबका है, ठीक है, वो कितना है बैंकिंग व्यवस्थाओं को यूज कर पा रहा है, कितना हुआ वो ऑनलाइन के साथ जो है हैबिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ वो है। अर्थात यदि लक्षित वर्ग को वित्तीय व्यवस्था में भूमिका बढ़ती है तो इसे वित्तीय समावेशन का विस्तार कहा जाएगा। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को मापने के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की। तो ये चीज़ याद रखना, वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन निकालता है? आरबीआई निकालता है। जो इस टाइप के क्वेश्चन भी आता है, याद करो, अटल इनोवेशन इंडेक्स इस टाइप से आया था, अटल नवाचार सूचकांक, जो ठीक है, जो नीति आयोग जारी करता है। तो ये चीज़ समझना, नीति आयोग है, आरबीआई हो गया, ये इंपॉर्टेंट संस्था है। अगर ये कुछ कर रही है तो ये इनके बारे में थोड़ा पता रखना। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो याद रखना, वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, आरबीआई द्वारा देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति को मापने के लिए समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की गई। ठीक है, ये एक व्यापक सूचकांक है जिसमें सरकार तथा क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, डाक सुविधा, पेंशन क्षेत्र के विवरण को शामिल किया गया। इस सूचकांक की निम्नलिखित विशेषता है। इसका प्रकाशन वार्षिक आधार पर जुलाई में,
ठीक है, जून जुलाई में समथिंग होता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखना कि आरबीआई द्वारा किया जाता है बस। वित्तीय समावेशन के लिए सभी धारकों का वित्तीय समावेशन सूचकांक का कोई आधार वर्ष नहीं रखा गया कि भाई किस आधार से लिया जाएगा। बस वो नॉर्मल सी बात है कि वो ये टोटलाइजेशन करते हैं कि कितने लोग हैं जो सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कितने उससे दूर हैं बस, ठीक है। तो ये सूचकांक देख लो, 0 से 100 के बीच में एकल संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है। यहाँ 0 पूर्णतः वित्तीय बहिष्करण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 100 पूर्णतः वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। तो समझ बात है ना, तो पूर्ण भी नहीं होगा ना इधर होगा, बीच में रहेंगे। वित्तीय समावेशन सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित 3 आयामों को शामिल किया गया है, ठीक है। वित्तीय समावेशन सूचकांक के 3 है। वित्तीय सेवाओं की पहुंच कितनी है, तो इसको वेटेज दिया गया 35%। वित्तीय सेवा की गुणवत्ता का उपयोग, आप कितना क्वालिटी यूज कर पा रहे हो। जैसे मैं सही बता रहा हूँ ना, अपने में से बहुत सारे लोग जो बैंकिंग व्यवस्था बस कुछ चीज़ 1% यूज नहीं करते बैंकिंग व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वही है, ठीक है। वित्तीय सेवा की गुणवत्ता कैसी है, क्वालिटी कैसी, सर्विस डिलीवरी कैसा है, बैंक किस तरह के बिहेव करते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उपयुक्त तीनों के आयामों के लिए 97 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आरबीआई के अनुसार मार्च 2017 में संपूर्ण देश के लिए इसका मान 43.3 था। सोचो आज भी, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, आज भी नहीं है बैंकों पे विश्वास। लोग आज भी बैंकों से डरते, गाँव में जाओ बहुत बुरा हालात है। जो मार्च 2021 में 53.9 हो गया, इस क्रम में वित्तीय सेवा की गुणवत्ता में लगभग 3 अंक की गिरावट हुई है। तो वहाँ वही बता रहा हूँ कि वित्तीय सेवा की गुणवत्ता में उल्टे कमी हुई है। आप देखो ना, बिहेवियरल अच्छा नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वित्तीय समावेशन सूचकांक न केवल वित्तीय समावेशन के बारे में जानकारी प्रदान करता है, बल्कि यह आंतरिक नीति निर्माण में भी उपयोगी है। भाई समझ बात है, क्या आरबीआई को ऐसे मेजर अपनाने चाहिए ताकि बैंक लोग अच्छे से काम करें, लोगों तक पहुँचे, इसीलिए सारी चीज़ें जो होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो उपयोग विकास संकेतों में एक समग्र उपाय के रूप में किया जा सकता है। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, सरकार इसीलिए देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे भीम यूपीआई लाया गया, याद रखना। जैसे मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं जब कॉलेज टाइम में था, पेटीएम चलता था ऑनलाइन के रूप में, लोग जो पेटीएम को यूज़ करते थे, और वो भी वॉलेट वाला सिस्टम था पेटीएम में। तो लोग बहुत बचते थे उससे, मतलब जो थोड़े बहुत एडवांस लोग थे जो समझते थे वही यूज़ कर पाते थे उस टाइम। जो आज के जो दौर में जितना ईजी हो गया ना, जैसे फ़ोन पे यूज़ करना, गूगल पे यूज़ करना, मुझे याद अच्छे तरीके से 2017 से पहले बहुत बुरा हालात था, लोग डरते थे। आज तो हर कोई जो मान लो अनपढ़ व्यक्ति भी वो सोचो फ़ोन पे यूज़ कर रहा है, ये बहुत अचीवमेंट है एक, मतलब ये चीज़ याद समझना। तो ये अचीवमेंट कैसे आया? तो पहले लोगों को जो मान लो कि जो वो पेटीएम था उसका जो वॉलेट था उसको यूज़ कर रहे थे, तो सरकार ने उस पर ध्यान दिया। फिर धीरे धीरे सरकार ने भीम यूपीआई बनाया, पर आजकल सोचो भीम यूपीआई तो है ही नहीं मार्केट में, उसकी जगह फ़ोन पे या गूगल पे आ गया। गूगल पे भी अब साइड में हो गया, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार उन चीज़ों पे काम करती है जहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है, भाई कैसे और चीज़ें सर्विस को इम्प्रूव किया जाए, तो वही ऐसे सर्विस ही आती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब भाई सब ऐसी बात है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या चैलेंजेस है, ठीक है। तो पहली बात तो भाई भारत में इतनी अत्यधिक जनसंख्या है, सबके लिए करना, समझो डाटा सर्वर मैनेज करना, इसलिए कभी देखना कि आप जाते हो दुकान पे करने गए, पता लगा पेमेंट हो ही नहीं रहा है ठीक, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है। दूसरी, आप जाओ कभी बैंक में चले जाओ, इतनी भीड़ रहती है, कभी आप सोचोगे भी नहीं कि दोबारा बैंक के दर्शन करने पड़े, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। रीज़न क्या है भाई? देखो स्वाभाविक सी बात है कि क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है तो स्वाभाविक बात है संसाधन कम पड़ेंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक यही है। अगली वित्तीय साक्षरता का अभाव है। लोगों को मैं सही बता रहा हूँ, आज भी अगर रियलिटी में बोला जाए ना इंडिया में, तो लगभग मान लो 100 लोग हैं, तो रिलेटिव 10% लोग ही है जिनको मान लो कि बैंक के बारे में पूरा पता है, खाता कैसे खुलवाया जाता है। कि मैं बता रहा हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे को ऐसे नहीं पता होगा कि कैसे क्या जमा होता है, क्या इतना, और मैं गारंटी बता रहा हूँ, तुम लोग तो, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो आज तक बैंक में कभी गए भी नहीं, ये हकीकत में बता रहा हूँ। शायद मुझे भी अब तो बहुत साले हो गए कि मुझे बैंक में गए हुए, अब साल तो हाँ 2-3 साल तो हुई, 2-3 कैसे 17-18-19 के बाद में कभी नहीं गया बैंक में, ठीक है। अब ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें होगी, आजकल तो ऑनलाइन खाता भी खुल जाता है, सब कुछ हो जाता है, परंतु एक दिक्कत है। दूसरी बात है कि आज भी अपन जैसे मान लो कि एफडी है, कितना रेट चल रहा है, क्या है, वो कौन इन चीज़ों के बारे में आइडिया रखता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की भी कमी है, ठीक है, एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी है, ठीक। वित्तीय समावेशन की जटिल प्रक्रिया है, वही मैं बता रहा हूँ ना कि प्रोसीजर इतने हैं। आप बैंक में जाओगे, मान लो पैसा निकालना है, ठीक है, उसके लिए वो 100 × 100 मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। या मान लो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करना चाह रहे हो, उसमें मान लो कि आप आईडी पासवर्ड बनाओ, उसका क्रिएशन में दिक्कत, फिर जो मान लो कि मतलब है ईजी, पर मैं फिर बता रहा हूँ यार, आप वो अनपढ़ व्यक्ति है। पहली बात तो इंडिया में तो लिटरेसी रेट ही अच्छा नहीं है, और उसमें क्वालिटी लिटरेसी रेट कितना है सोचो, आप खुद ही सोचो।
तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात एक चीज़ रखना, बैंकिंग जितनी सारी चीज़ें होती है ना, अब तो चलो ठीक है धीरे धीरे हो रहा है, नहीं तो पहले तो मोस्टली इंग्लिश में होता था। अब भाई समझ बात है, पहली बात तो भारत में भाई 74% लोग पढ़े लिखे हैं, उसमें मैं पक्का बता रहा हूँ इंग्लिश तो भाई 25-30% लोगों को ही आती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब धीरे धीरे हो रहा है, जैसे बैंक में जाओगे तो वहाँ पे भी अब चीज़ें धीरे धीरे हिंदी में भी हो रहा है, पर फिर बता रहा हूँ ऐसा नहीं, आज भी मोस्टली खाता आपको इंग्लिश में खुलेगा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें दिक्कत है, ठीक है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय आधारभूत संरचना का अभाव, मैं बता रहा हूँ कि आप गाँव में चले जाओ, वहाँ बैंक नहीं है तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। वहाँ पे बैंक ही नहीं है लोगों के पास, ठीक है। आज भी जो बार्टर सिस्टम उसके द्वारा चीज़ें हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है, वित्तीय समावेशन के लिए। तो वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई तथा सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, याद रखना दोनों प्रयास करती है, आरबीआई भी प्रयास करती है, सरकार भी करती है। तो मैंने बताया था प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो ये 2014 में पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें याद रखो वही है कि देखो मैंने उस टाइम क्वेश्चन बताया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, सब ऐसी बात है, जनता का जो धन है तो भाई सब ऐसी बात है उसको बैंक में लाओ, योजना उसके लिए। तो उसके लिए क्या था योजना, लोगों का खाता करना, खाता खुलवा रही थी सरकार, पकड़ पकड़ के खाता खुलवा रही थी, 0 बैलेंस पे खाता खुलवा रही थी ठीक है, तो ये करिए, ठीक है। अगला, आरबीआई द्वारा नए वाणिज्य बैंक को लाइसेंस देना, तो सब ऐसी बात में वही बोला, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैंक नहीं है तो वहाँ पे बैंक खोलो, ठीक है। भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंकों की शुरुआत, ठीक है। पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी 2019 की समथिंग कैसे हुई थी, 18-19 में, ठीक है। लघु वित्त बैंक की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो ताकि समझ बात है, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक पहुँचे रहेंगे तभी तो लोग जमा करेंगे, ऋण लेंगे, सारी चीज़ें होगी। बैंक में बचत खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल करना, मैं वही बता रहा हूँ, बहुत सारी हडल्स रहते हैं आजकल। तो मतलब ये सही भी है कि बैंक में भी क्या हो रहा है ना, आजकल थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो गया बैंक, मतलब वो जैसे वाला एसबीआई है वो सरकारी है, पर उसमें कुछ एम्प्लॉय है वो प्राइवेट रखा जाता है, तो वो लोगों के मतलब हेल्प करते हैं, खाता खुलवाने में हेल्प करते हैं। अब जैसे आजकल आपने देखा हो एजेंट होते हैं, वो लोग भाई उनको मतलब बैंक की तरफ से भाई मिलता है। जैसे मान लो कि आपने एक खाता खुलवा दिया, 100 रुपये आपको मिलेंगे, तो वो पकड़ पकड़ के खुलवाते हैं लोगों को, वो खुद ही ज़बरदस्ती फॉर्म खुद से भरेंगे, सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ये भी एक है, वो मतलब है बैंक अपनी तरफ से करते हैं, ठीक है। दूसरा, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न अभियान हैं, याद करो मोदी ने भी किया था, जैसे डिजिटल साक्षरता अभियान को लेके किया था, वित्तीय समावेशन, ये भाई सब मतलब सिखाना चाहिए घर परिवार के लोगों को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति क्या है भाई, नेशनल जो फ्रेमिंग क्या है, क्या फ्रेमवर्क है, क्या बनाया है कि आगे क्या करेंगे, ठीक है। हाल में आरबीआई ने 2019 से लेकर 24 तक की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है, जिसे वित्तीय स्थिरता में विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस नीति के तहत वर्ष 2020 तक प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवार के समूह तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि गांव में जब तो बैंक ही नहीं पहुंचेंगे तो लोग कैसे उनकी सुविधा को यूज़ करें, तो वो महाजन के पास ही जाते हैं। फिर ट्रस्ट क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें, पहले तो बैंक पहुँचे, ठीक है। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सेवा तक पहुँच बढ़ाना, वही है फ़ोनपे, भीम यूपीआई, ये सारी ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी चीज़ें। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास के चालन में गरीबी उन्मूलन के सहायक के रूप में जाना जाता है। ये बात सही भी है, मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा ना तो बहुत सारी जैसे सरकारी योजनाओं को फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो गरीब लोग गरीब ही बने रहेंगे हमेशा। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना। सब ऐसी बात है, सरकारी योजनाएं तो है जो लोगों निकाल सकती है। दूसरी बात सोचो, बहुत सारे लोगों की संपत्ति चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, तो कितने उनका पूरे जीवन भर की पूंजी खत्म हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है। यूएनओ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका। सब ऐसी बात है, एसडीजी गोल होगी उनमें भी प्राप्त करने के लिए, जीरो हंगर में, इनमें सब में, ठीक है, ज़रूरी है। वित्तीय समावेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति, ठीक है, 2020 से 25 के लिए चलाई गई है, ठीक है। मैं फिर था ना, एग्जाम में इन चीज़ों को जरूर पुट आउट करो, मतलब इतना ही लिखो, ज़्यादा नहीं, मतलब अपने आंसर में होना चाहिए, इससे अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं तो नॉर्मल आंसर लिख के आओगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहता। इस नीति का उद्देश्य जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को अपने धन का बेहतर प्रबंधन करने तथा भविष्य की योजना बनाने हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल, अभिव्यक्ति, मतलब एटीट्यूड चेंज करना, लोगों का व्यवहार विकसित करने के लिए सशक्त बनाना, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे भाई, इसमें वित्तीय साक्षरता का तात्पर्य वित्तीय जागरूकता लाना। भाई आप जानो बैंक के बारे में, बैंक जितने भी मान लो कि होम लोन दे रही है, एजुकेशन लोन दे रही है, इनके बारे में जानो, ठीक है। वित्तीय ज्ञान एवं वित्तीय कौशल का संयोजन करना, ठीक है। जबकि वित्तीय शिक्षा का आशय उपभोक्ता को वित्तीय उत्पादों के जोखिम से अवगत करवाना।
समझ में अवेयर रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करती है। वह 2019-20 में किए गए सर्वेक्षण में 27.18% उत्तरदाताओं ने वित्तीय साक्षरता के प्रत्येक घटक में न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित किए थे। सोचो उसमें मैं वही बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल आता है, नहीं जानते अपन। मैं मतलब खुद बता रहा हूँ कि शायद मैं भी पूर्ण रूप से तो नहीं जानता हूँ, तो यही बात तो दिक्कत है ही ना। तो वित्तीय साक्षरता में क्या देखते हैं, वित्तीय ज्ञान पे पहले फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपका अप्रोच कैसी है, ठीक है, दृष्टिकोण कैसा है आपका, पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, बिहेवियर कैसा, आप कितना ईजी यूज़ कर पाते हैं। जैसे अपन है कि मोस्टली सब ऐसी बातें ऑनलाइन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अप्रोच अच्छी है, ठीक है, पर डर तो, फियर तो अभी भी रहता है ना। फियर तो आज भी रहता है कि शायद पता नहीं लगे कि खाते में 10,000 पड़े हैं, कब गायब हो गए, कोई मैसेज आया। तो ये भी बहुत सारे इशू है। ऑनलाइन जब से आया तब दिक्कत है, ये भी तो बढ़ गई है ना, साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये भी है कि आप बिहेवियरल कितना, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ होती है। वे कंपनियाँ जो सामान्य से बैंकिंग कार्य नहीं करती है, परंतु ग्राहकों को वित्त की सहायता प्रदान करती हैं। तो मैं बता, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है। ठीक है, अब इनके बारे में देखो, पढ़ते हैं। ठीक है, अभी पढ़ते हैं अभी। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग टॉपिक इसलिए भी पूछा गया था उस टाइम, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे, क्योंकि यार एक भाई 10,000 का करोड़ का लोन वोन देती है, ये बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो ये करोड़ों रुपये में खेलती है, तो इसलिए भी हो गया था। फिर दूसरी बात, इसको आरबीआई के कंट्रोल में लाया गया, ये सारी चीज़ें थी, इसलिए क्वेश्चन बना था ये। ठीक है, आरबीआई द्वारा एनबीएफसी वह कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कार्य करती है तथा ऋण मतलब लोन बांटती है। ये बीमा, व्यापार, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करती है, चिट फंड आदि कार्यों में संलग्न होती है। याद करो, मुथूट फाइनेंस हो गई, और ये जो अक्षय कुमार वो ऐड करता था, कौन सी थी वो, गोल्ड वाली जो थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एनबीएफसी कहलाती है। ठीक है, एनबीएफसी के अंतर्गत वे कंपनियां शामिल नहीं होती है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि क्षेत्र हो। याद रखना है चीज़, इस टाइप की स्टेटमेंट यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। कृषि क्षेत्र हो, उद्योग अथवा वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित होता है, तो वो एनबीएफसी नहीं कहलाती। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सामान्यतः एनबीएफसी का नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है, यद्यपि इसमें क्षेत्रीय नियामक के भी दिशा निर्देश लागू हो सकते हैं। एनबीएफसी वाणिज्य बैंकों से ऋण लेकर उन क्षेत्रों को साख सुविधा उपलब्ध कराती है जहां वाणिज्य बैंकों की पहुंच नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये लोन कहाँ से लेते हैं, ये बैंक से ही लेते हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ बैंकों की पहुँच नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस में भी सहायक है। इसलिए याद रखना कि जब सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी टॉपिक पढ़ोगे आप वहाँ पे, तो वहाँ पे यही काम करती है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है उनको ऋण पहुँचाने का काम इनका ही काम रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एनबीएफसी की भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेषता क्या है इसकी, ये मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। मतलब याद रखना कि आप यहाँ जाके पैसे जमा नहीं कर सकते। लोन ले सकते हो आप, पर पैसे जमा नहीं कर सकते कि हाँ मेरे भाई मेरे पैसे रख ले मुझे इस पर कुछ लोन हो, वो आपको उसके लिए बैंक जाना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन बैंकिंग। याद रखना चीज़, ये चेक जारी नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। अब समझ में आता है, जो पैसे ले नहीं रहे हो चेक जारी कैसे कर देगा, सीधी सी बात है। जमा बीमा योजना एनबीएफसी पर लागू नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें तीनों हैं। अब इसी टाइप को टेक्निकल है ना, जब क्वेश्चन बनाने होते हैं यूपीएससी को, तो इसी टाइप से फंसाता है बच्चों को, भाई किसके कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नहीं तो ये मांग जमा करते हैं, नहीं चेक जारी करते हैं, नहीं जमा लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो एनबीएफसी क्या भूमिका, फिर वित्तीय समावेशन में सहायक है। ठीक है, मैं वही बता रहा, जैसे मान लो बैंक जहाँ तक रीच नहीं कर पाते हैं, ये लोगों तक पहुँचाते हैं लोग। जैसे मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका होती है इनकी। ठीक है, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है, उनको लोन पहुंचाती है। जैसे मान लो क्या करती है, मान लो एसबीआई बैंक है इधर, ये बहुत सारे बैंकों से लोन लेके, अब मैं बताया था ना कि भाई ये बैंक एक साथ तो किसी को इतना ज़्यादा पैसा, एक लिमिट होती है 10% ज़्यादा किसी दे नहीं सकते। अब मान लो कि ये दे सकते हैं, मान लो कि जैसे मान लो कि अडानी है, उसको 1,000 करोड़ रुपये चाहिए, तो वो इससे एनबीएफसी से कॉन्टेक्ट करेगा। अपन याद अगर जैसे मान लो कि ये 10% भी, यहाँ 12% भी देगा इनको, महंगा रहता है, परंतु भाई समझ पाते हैं एक साथ इतनी बड़ी रकम भी तो मिलना जरूरी है ना। ठीक है, तो एक चीज़ है वित्तीय समावेशन में सहायक है, शैडो बैंकिंग का माध्यम है। ठीक है, शैडो बैंकिंग मतलब कि जैसे सोचो कि बैंक की तरह ही काम कर रहा है, लोन देने का काम, पर पूर्ण रूप से बैंक भी नहीं है। ठीक है,
सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में साख सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोगी। मैं वही बता रहा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके हेल्प करता है, उनके द्वारा लोगों को ऋण बांटने का सारी चीज़ें हैं वो काम करती है। ठीक है। संगठित वित्तीय बाजार का विस्तार है, ये ऑर्गेनाइज वे में होता है, ऐसा नहीं करना अनऑर्गेनाइज वे में है। ठीक है। सामान्यतः एनबीएफसी दो प्रकार की होती है, डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं। ठीक है। ये जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ोगे ना वहाँ आएगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना ये चीज़। ठीक है। एनबीएफसी याद रखना पीयर टू पीयर लेंडिंग होती है। ठीक है। एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग होती है। इसका मतलब होता है कि वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यक्ति या संस्था अन्य व्यक्तियों से ऋण ले सकता है, इसे पीयर टू पीयर लेंडिंग उधारी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लो कि ये है कंपनी है अडानी की, ठीक है, और ये एनबीएफसी है। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे पीयर टू पीयर जो है ऋण लिया जा सकता है। यह असुरक्षित श्रेणी का ऋण है। ठीक है। स्वाभाविक सी बात, आप सोचोगे इतने बड़ी रकम कोई लौट दे रहा है, तो यहाँ पे इसलिए तो घोटाले हुए थे, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए चर्चा में आया था ये। अब 1,000 लोन पता नहीं चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा बहुत सिक्योर तो नहीं है। P2P क्राउड फंडिंग का माध्यम है, मैंने वही बताया था क्राउड फंडिंग का माध्यम कैसे, कि जैसे मान लो कि ये ABC बैंक है, 10 बैंकों से पैसे लेके आया है, फिर यहाँ से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अंतर्गत ऋणों को विभिन्न ऋणदाताओं से सीमित मात्रा में ऋण लेने की सुविधा दी जाती है। इस व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केस में नहीं दिया जाएगा पर तो इसमें रखा जाएगा रिकॉर्ड सारा। वर्ष 2017 में आरबीआई ने पीयर टू पी लेंडिंग उधारी के नियमन के लिए एनबीएफसी P2P का गठन किया था, इसके नियमन हेतु दिशा निर्देश जारी किए। मैं बता रहा था उस समय 2017-18 में चल रहा था कि इसमें बहुत बड़े घोटाले हुए थे। अब एनबीएफसी की P2P की विशेषता क्या है? ऋण पर अदा की जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण ऋणी और ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। याद रखना ये चीज़। यहाँ कुछ भी रेट हो सकता है। उधर तो बैंक, जब बैंक से ऋण लेते हैं अपन, तो आरबीआई का इधर रहता है, भाई मैं इतने पे दे रहा हूँ, इतने पे मिलना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, होती है कितने पे बात बन जाए। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इस प्रक्रिया में ऋणी व ऋणदाता द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुल्क अदा किया जाता है। ठीक है। एनबीएफसी पीयर टू पी लेंडिंग जनता से जमा स्वीकार नहीं करती है, ये चीज़ याद रखना। यह संस्था ऋणदाता को ऋण वसूलने संबंधी गारंटी प्रदान नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लो कि वो ऋण नहीं चुका रहा तो वो संस्था जाके नहीं पहुंच जाएगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग मैकेनिज्म होते सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो याद रखना, जैसे मान लो कंपनी एनबीएफसी और वो ऋण दे दिया, वो ऋण वसूलने भी नहीं जाएंगे। ठीक है। धन का हस्तांतरण बैंकिंग प्रक्रिया द्वारा ही किया जाएगा, मतलब पैसे ट्रांसफर धन, ताकि एक बना रहे, नहीं तो सोचो स्वाभाविक सी बात है ब्लैक मनी वो सारी चीज़ें मार्केट में घूमने लग जाएगी। एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग के पंजीकरण के लिए कंपनी के पास न्यूनतम 2 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। अगर कोई आपको एनबीएफसी खोलना है तो सबसे पहले 2 करोड़ के रुपए लाओ। ठीक है। ऋण की अधिकतम अवधि 36 मंथ या 3 ईयर तक हो सकती है। जी याद रखना, इतने ही टाइम पीरियड के लिए दी जा सकती है। याद करो बैंकों में अपन ने देखा था उस दिन कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लोन होते हैं ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना। किसी ऋणदाता द्वारा विभिन्न ऋणियों को कुल 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। ठीक है। किसी एक ऋणदाता को, जैसे मान लो अडानी को, द्वारा विभिन्न ऋणियों को कुल 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसी को सारा दे दिया है। ठीक है। तो एक व्यक्ति को आप 50 लाख रुपए तक, इसमें भी लिमिट है। ठीक है। तो ये याद रखना। किसी एक ऋणी द्वारा विभिन्न ऋणदाताओं से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। देखो, किसी एक ऋणदाता द्वारा विभिन्न ऋणियों को कुल 50 लाख रुपए तक ऋण दिया जा सकता है। ठीक है। और किसी एक ऋणी द्वारा विभिन्न ऋणदाताओं से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। मतलब आप टोटल जो है वो 50 लाख दे सकते हो, पर एक व्यक्ति को आपको 10 लाख ही दे सकते हो। ठीक है। कोई एक ऋणी, मतलब ये पीयर टू पीयर लेंडिंग वाले है, पर्सन टू पर्सन वाले। ठीक है। इसमें भी देखो बहुत सारे क्राइटेरिया होता है। ठीक है। वो आगे आएगा। इसमें भी बहुत सारी कंपनी होती है तो बहुत ज़्यादा भी देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई एक ऋणी किसी एक ऋणदाता से अधिकतम 50,000 रुपये तक ऋण ले सकता है। कोई एक ऋणी है, ठीक है, किसी एक ऋणदाता से, ऋणदाता मतलब ऋण देने वाला से अधिकतम 50,000 रुपये तक ऋण ले सकता है। ठीक है। 3 क्राइटेरिया बना दिए इसमें। इतना देखो, मैं फिर बता रहा हूँ ना, देखो बेसिक जो चीज़ें हैं मैंने जो बताई थी ये वाली। ठीक है। ये डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट, ठीक है, नहीं ये वाली,
किसको लेता है क्या नहीं लेता है, ये सारी चीज़ें वो टेक्निकल क्वेश्चन बनाता हूँ। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, वो ये नहीं पूछेगा कभी इस टाइप के क्वेश्चन। कितना मैं फिर बताऊँ, यूपीएससी फैक्चुअल एग्जाम नहीं है, इसलिए मैं बोला हूँ करंट अफेयर में जब आप जाओगे तो फालतू चीज़ें मत पढ़ने लग जाना। इसीलिए यूपीएससी क्वेश्चन के नेचर को समझो, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये चीज़ याद रखना। बस एनबीएफसी क्या है किस तरह काम करते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब ये इतना जो है नहीं, ये चीज़ याद रखना। एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है, यह किसी व्यक्ति को अपनी वित्तीय जानकारी एक वित्तीय संस्थान से किसी अन्य संस्थान को डिजिटल रूप में सुरक्षित तरीके से साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह व्यवस्था ऋण तथा धन प्रबंधन को तीव्र और सस्ता बनाती है। इसके माध्यम से ग्राहक सुरक्षित और कुशलतापूर्वक अपने वित्तीय डाटा को साझा कर सकता है, ठीक है। तो वही अकाउंट एग्रीगेटर होता है कि आपके अकाउंट की सारी जानकारी एक व्यक्ति रहेगा, तो उससे भाई समझ बात, जैसे मान लो कि केवाईसी नॉर्म्स होते हैं ना, तो उस टाइप का क्लियरिफिकेशन जल्दी मिलता है, ठीक, और कुछ ही नहीं है, ठीक है। इसमें विशेषता क्या होती है, डाटा को ग्राहक की सहमति से ही साझा किया जाएगा, आपको पूछ के किया जाएगा। ये संस्था डाटा को पढ़ नहीं सकती, याद रखना, बस वो भूमिका निभाएगी मीडिएटर की है, याद रखना, ठीक। यह संस्था डाटा को बेच भी नहीं सकती, ठीक है। ये डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, अर्थात यह व्यवस्था पूर्णतः सुरक्षित है। इसके अंतर्गत ग्राहक के बैंक स्टेटमेंट, टैक्स संबंधी डाटा भी रहता है, पेंशन डाटा रहता है, प्रतिभूति डाटा रहता है, बीमा डाटा साझा किए जा सकते हैं। तो वही है केवाईसी नॉर्म्स होते हैं, उसी तरीके से नो योर कस्टमर उस टाइप से होते हैं, ठीक है। एनबीएफसी के नियमन में सुधार, आरबीआई ने एनबीएफसी के नियमन के लिए 4 स्तरीय नियामक ढांचे का निर्माण किया था, मैंने बताया, दोस्तों 2017-18 दौर में फिर आरबीआई ने रेगुलेट किया। इसका उद्देश्य है उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। कीमतों में वृद्धि तथा वास्तविक जीडीपी में वृद्धि के कारण भी एनबीएफसी के परिसंपत्ति आकार व नेट ओवन फंड में परिवर्तन करना आवश्यक था। मतलब इसमें क्या हो रहा था ना, मैं बता तो रहा हूँ ना, कि जैसे मैं बताया था एक इसमें पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि भाई म्यूचुअली सांठगांठ से होता है, तो मतलब ऐसे देखो ओवर रेटिंग किया जा रहा था इनके द्वारा, तो ये भी बहुत बड़ा जाता था, ठीक है। तो देखो बेसिक लेयर एनबीएफसी होती है, मिडिल लेयर एनबीएफसी, अपर लेयर, ठीक है, टॉप लेयर। तो जितना ज़्यादा बड़ी होती जाएगी तो उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा एनबीएफसी का। बस समझ में, जितने बड़े लोन देगी उतने ज़्यादा उसका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो बेसिक लेयर में एनबीएफसी में कौन आते हैं, इसके अंतर्गत एनबीएफसी में नॉन डिपॉजिटिव वाले आते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिकली नॉन इम्पोर्टेंस वाले आते हैं, एनबीएफसी पीयर टू पीयर वाले आते हैं, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेट आदि कंपनियां शामिल है इसके अंदर, ठीक है, बेसिक लेयर में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये वाला, पर इनका रिस्क कम है, और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे रिस्क बढ़ता जाएगा। इसके लिए न्यूनतम एसेट साइज 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया, 1000 करोड़, याद रखना 1000 करोड़ तक हेरा फेरी कर सकते हैं इधर उधर। प्रौद्योगिकी में निवेश करने तथा जोखिम को कम करने के लिए इन कंपनियों को एनओ, ठीक है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, नेट ओवन ठीक है। इन कंपनी का एनएफ को 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है। अब इसे बढ़ाने के लिए कंपनी को 5 वर्ष का समय भी दिया जाएगा, ठीक है। अरे हाँ, जैसे याद करो मैंने बोला था 2 करोड़ चाहिए, अब इसको कितना कर दिया, 20 करोड़, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, स्टार्टिंग आपको इतना चाहिए एनबीएफसी करने के लिए, ठीक है। पर हाँ, इसके लिए आपको टाइम दे दिया गया कि आप 5 वर्ष तक का टाइम है, इसमें कर सकते हो आप। इनके लिए एनपीए की गणना 180 दिनों की बजाय 90 दिनों में की जाएगी, ये चीज़ याद रख लेना। नॉन प्रॉफिट ये होते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है, ताकि बहुत सारे बैंक जो है एनपीए हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भाई ऐसा तो पता ही लग रहा है कि आप लोन तो बांट दिए पर लोन आपका रिटर्न ही नहीं हो रहा, तो 90 दिनों में गणना की जाएगी आपकी, ठीक है। मिडिल लेयर जो एनबीएफसी होती है, इसमें एनबीएफसी में नॉन डिपॉजिट तथा सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट कंपनीज शामिल है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस बैंक कंपनीज, याद रखना। ये वाला जो है ना सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट कंपनीज, याद रखना, जिनको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे एसबीआई को दर्जा दिया गया है, ठीक है, आईसीआई को भी दिया गया है। ऐसे 2-3 बैंक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है। तो वैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसके लिए नियम की ढांचा बेस लेयर की तुलना में अधिक कठोर कर दिया गया है, कठोर होगा, ठीक है, समझ में, क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा है, अपर लेयर में हो ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होगा। इसके अंतर्गत वे एनबीएफसी शामिल होंगे जो एक निश्चित मापदंड का प्रयोग करेगी तथा इस मापदंड का निर्धारण आरबीआई द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इस मापदंड में एसेट साइज कितना होगा, बैलेंस शीट क्या होगा, पूंजी की उपलब्धता कितनी होगी, जोखिम आदि का आकलन आरबीआई करेगा, और आरबीआई ही, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है तो आरबीआई को ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है।
इन कंपनियों का बड़ा आकार तथा अधिक जोखिम होने के कारण इनका नियमन बैंकों की भांति ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। टॉप लेयर एनबीएफसी, सामान्य श्रेणी में कोई भी कंपनी नहीं होगी। यदि किसी एनबीएफसी में जोखिम लगातार बढ़ता जाए तो आरबीआई द्वारा उसे टॉप लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा एवं जोखिम से बचाव के लिए अत्यधिक कठोर नियम अपनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। रिस्क के लेवल पे इनको बांटा गया है। ठीक है, ये एनपीए एक टॉपिक है, पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक है, इसको अलग से पढ़ेंगे। ये अभी बैंकों में जो हो रहा है सारा अलग है ये। ठीक है, तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एनबीएफसी में ज़्यादा इतना नहीं, एक तो बस आपको ये आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, कि बैंक में और इनमें एनबीएफसी में क्या अंतर होता है, इनके लिए कौन रूल रेगुलेशन बनाती है, गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया हो अभी हाल 4-5 साल में, उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। एनबीएफसी के बारे में मैं फिर बता रहा हूँ, एक आध शायद क्वेश्चन आया भी है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आया नहीं है, पर मैं फिर बता रहा हूँ बस ये यार मोस्टली यही पूछा जाता है कौन रेगुलेट करता है, बस आरबीआई करता है। फिर कौन जमा होती है, क्या मैंने जो बताया था डिपॉजिट, ये भाई जमा नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, चेक जारी नहीं करते। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट नहीं लेते हैं, बस ये इन बांटने का काम करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेक्निकली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें देखने का प्रयास करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आज करवाता हूँ तुम लोगों से। ठीक है, सो गए क्या सब लोग? सो गए क्या कर रहे हो? अभी देखता हूँ कितने जागे थे, अभी क्वेश्चन करवाता हूँ तुम लोगों से। ठीक है, अभी देखना। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यही इकोनॉमी का फ़ायदा है कि इसमें बस पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ये इकोनॉमी ऐसा लगता है कि कहाँ से पढ़े क्या। ये देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल वाला है। अगर आपके जितने कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे उतना ईजी पड़ेगा इकोनॉमी, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझो, मैं फिर बता रहा हूँ, नेचर समझो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक वर्ड में बोलो, सदियों से आते हैं और आते रहेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ ये चीज़। देखो 2022 में आया, 23 में नहीं आया, 24 में आएगा। इसके पैटर्न उठा के देखो, पहले तो ऐसा था रेगुलर ही आ रहा था। मैं बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वाली जो संस्थाएं दी है ना, इन्हीं की ही पढ़ना, इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, फालतू में मत पढ़ने लगना। करंट अफेयर मार्केट में कोचिंग वाले कुछ भी निकालते हैं। यूपीएससी का मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी यहीं घूमता है, यहीं इन तीनों में घूमता है। तो ये याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, इन्हीं की जो रिपोर्ट जारी की जाती है, इनकी रिपोर्ट को जाके बस लिख लो भाई, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, यही काम कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अब इस तरीके से समझो, ये लास्ट पेपर देखो तभी समझ में आएगा। फालतू में करंट अफेयर मत पढ़ो, मैं फिर बता रहा हूँ। और जो है काम इन्हीं पे ही करो, जो ये नाम दिए ना ऑप्शन, इन्हीं पे काम करो, इन्हीं के द्वारा रिपोर्ट जारी करो, वो बस। ठीक है, अब देखो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लैंड रिफॉर्म का। ठीक है, अभी टॉपिक भी अपन पढ़ेंगे। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये है मेंस का टॉपिक, लैंड रिफॉर्म, अपन पूछ रहा है पीटी में क्वेश्चन। और इकोनॉमी में तो खास तौर से मैं फिर बता रहा हूँ, इकोनॉमी में तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मेंस के सिलेबस में दिया है, पूछ रहा है पीटी में। सबसे बात है भूमि सिद्धार्थ। ठीक है, तो सभी भूमि को कृषि प्रदान करने, इसका यही आंसर। मैं कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ समझो। अभी लैंड रिफॉर्म देखो, डायरेक्ट मैंने मेंस का सिलेबस बताया था उस दिन, उसमें डायरेक्ट दिया है। अरे जाके एनसीईआरटी भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी दिया है। तो मेरे कहने का मतलब कि देखो ये है इकोनॉमी के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अब देखो कोई इसमें कुछ है, कुछ ही नहीं है। अब मेंस का जैसे जिस दिन अपन लैंड रिफॉर्म शुरू करेंगे, उसमें पहले दिन ही था कि लैंड रिफॉर्म का उद्देश्य यही था कि सभी को जो लैंडलेस जो है उनको वो मिले, कृषि एग्रीकल्चर लैंड मिले, यही उसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखो। ये सब हिस्ट्री के हैं, छोड़ो, आगे बढ़ो। अभी इकोनॉमी पे काम कर लेते हैं, छोड़ो। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट होगा अब की बार। G20 के लिए जो मंडपम बना है, मैं फिर बता रहा हूँ, कल्याण मंडपम, वैसे ही कुछ और हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी देख लेना, क्वेश्चन बनेगा। अब देखो ये मैंने बोला था, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन। ठीक है, कुछ ही नहीं करना। अटल इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग निकालता है भाई, अब ये नहीं, नीति आयोग और क्या क्या निकालता है वो देखो जाके। कौन से विधेयक में निकालते, क्या निकालता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग क्या निकालता है, श्रम रोजगार मंत्रालय, यह देखो यही क्वेश्चन 2022 में आया।
यही क्वेश्चन इसी का उठा के लेबर रिपोर्ट का पूछा था, ताकि देख लेना 2022 में। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये ऑप्शन से क्वेश्चन बनाता है। ये क्वेश्चन 2022 में सेम डिक्टो रिपीट होता है, डिक्टो 2022 में। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फिर 2022 में रिपीट हुआ। अगर इस पर अगर आपने अध्ययन कर लिया था, 2022 में सेम क्वेश्चन आया था। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही मैं अब देखो आ जाओ, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पॉवर्टी अपन ऐसे पढ़े नहीं, अभी अपन पढ़ेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। मैं बता रहा हूँ कि सिंपली भी किया जा सकता है। इकोनॉमी कॉन्सेप्ट समझो। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्य में आधिकारिक गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जैसे मुंबई चले जाओ मान लो कि, या गोवा चले जाओ, ठीक है। अब मान लो कि बिहार चले जाओ आप, बिहार में स्वाभाविक सी बात है कि पॉवर्टी लाइन जो है वहाँ पे बोला जाता है कि 500 रुपये जो कम कमा रहा है वो भी गरीब है। ध्यान से समझना ये चीज़, वहाँ पे है भाई 500 रुपये जो कम कमा रहा है वो गरीब है। पर वही गोवा में चले जाओ, वहाँ बोला जा रहा है कि भाई 10,000 से जो कम कमा रहा है वो गरीब है। ये अलग अलग क्यों होता है, ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भाई गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, गलत बात। कीमत स्तर पर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। सकल राज्य उत्पाद ये कोई मतलब नहीं, सार्वजनिक वितरण होता है ये। भाई सीधी सी बात है, ध्यान से समझना। एक तो जो कीमत स्तर होती है ना, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि बिहार में जैसे अनाज होगा वो शायद हो सकता है अलग रेट में मिले, यहाँ पे अलग रेट में मिले, ये फ़र्क पड़ता है। इस कारण से जो पॉवर्टी जो लाइन होती है वो भी अलग अलग होती है। ये इसका आंसर है। वो पढ़ेंगे, अभी पॉवर्टी वाला टॉपिक तो अभी आया नहीं है। ठीक है, पर मैं एक समझाना चाह रहा हूँ, ये तो पेपर पढ़े हो, मैं फिर बता रहा हूँ, करंट अफेयर पीछे पढ़ने से पहले बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पेपर देखो यूपीएससी के, नहीं तो कोई मतलब नहीं, तुम परेशान होगे। ये मेथन हाइड्रेट्स वाला क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन 2022 में आया था। मेथन उसके बारे में पूछा था, जाके देखोगे तो। ठीक, अब देखो मैं फिर बताऊँ, देखो मैप वाले क्वेश्चन नगीना मैं तुम्हें बता रहा था ना, अब देखो यही क्वेश्चन आए हैं। मैं फिर बताऊँ, कैस्पियन सागर का पूछा था अब की बार। ठीक है, ये फिर आगे इस भूमध्य सागर का पूछा है, वो इन्हीं का ही पूछ रहा। मैं फिर बताऊँ, इन्हीं पे काम कर लो, हालांकि ज़्यादा की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये है मालो इकोनॉमी का क्वेश्चन, ध्यान से समझना। निम्नलिखित में कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों का। अब देखो एक ये क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन वियतनाम के बारे में पूछा यूपीएससी 2022 में। ठीक है, चीन के बारे में अब की बार यूपीएससी 2023 में पूछा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, वो ऑप्शन से ही दिमाग लगाते हैं वो लोग। वियतनाम के बारे में फिर मैं बता रहा हूँ, जाके देखो 2022 का पेपर, उसमें पूछा उन्होंने। चीन के बारे में अब की बार पूछा 2023 में। अब इसमें भारत आंसर था। अब देखो फिर बता रहा हूँ, अब ये पूछ लिया तो एक आइडिया बस सबाई सी बात है कि भारत किस में ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, चाइना का नहीं पूछेगा, भारत किस में कर रहा है, ये चीज़ देख लेना जाके। अब अलग ये चाइना का मत देखने लग जाना, ये देखना कि भारत किस में कर रहा था। इसलिए भारत कर रहा था, इसलिए क्वेश्चन पूछा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बना, सेम डायरेक्ट। ये मैं फिर बता रहा हूँ, पीवाई को समझो, इसकी इंपॉर्टेंस समझो। डायरेक्ट पूछा था सियाचिन किधर स्थित है। अब जाके मैप में देख लेते इनको तो आराम से बन जाता क्वेश्चन। ठीक है, अभी रुको, ये क्वेश्चन 2022 में जाके देख लो। बस इसमें डायरेक्ट ऐसे पूछा है, 2022 में इसका 2 स्टेटमेंट बना के दे दिए है। ठीक है, ये 2023 में आया था। अब इस तरह से पेपर एनालाइज करोगे तब फायदा, नहीं, इसको मतलब नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोयला का मैं कितनी बार बोला हूँ, हमेशा क्वेश्चन आता, अब की बार भी क्वेश्चन आया था। देखो ये प्रथम अनुसूची अब की बार यूपीएससी 2023 में आया, यही सेम क्वेश्चन है अगर इस पर काम कर लोगे। ये देखो 5वीं अनुसूची फिर से क्वेश्चन आया आपकी बार यूपीएससी 2023 में। और मैं फिर बता रहा हूँ, ओड ईयर में पेपर रिपीट होता है बहुत ज़्यादा। अब देखो 2024 है ना, इवन ईयर के पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अब की बार के लिए, ये मेरा अनुभव रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, इवन ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 2023 में ना, 2021 से वो आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, 2019 से आपसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ओड ईयर में देखा करो। और जैसे इवन ईयर है ना, इवन ईयर में इवन ईयर के पेपर रिपीट होते हैं, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की। चलो अभी देखते हैं।
अब देखो ये भी इकोनॉमी का, साइंस टेक का भी बोल सकते हो, इकोनॉमी का भी बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट बहुत बार पीटी प्लस मेंस में पूछा गया है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अब भाई बाहर में कोई संपदा मिली, इसको काटोगे, इससे आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। वो अलग, अभी मेन आंसर बताने वाला नहीं। अब देखो मैं ये जो बता रहा था, ठीक है, अब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, जैसे आज मैं बता रहा था वो ध्यान से समझना। कोई एक्ट का यूपीएससी पूछ रहे थे, ये वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, फिर बता रहा हूँ, औद्योगिक रोजगार स्थायी केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार, ठीक है, औद्योगिक रोजगार है, इंडस्ट्रियल जो एम्प्लॉयमेंट केंद्रीय संशोधन कोई अमेंडमेंट किया गया, नियम बनाया गया, ठीक है, स्थायी आदेश है ये। यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनी के लिए कामगारों छटना करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, ठीक है। नियत अवधि के लिए मतलब फिक्स टाइम के लिए, अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक ही नहीं है, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब ध्यान से समझना, इस टाइप का कोई, अब देखो जब करंट अफेयर आप पढ़ोगे, अभी देखो ये करंट अफेयर में स्टैटिक पार्ट में कोई नहीं पढ़ाएगा, ये समझ बात, जैसे मान लो 2019 से पेपर था, 2018 में बना था ये, तो इस टाइप का कोई करंट अफेयर जब पढ़ो आप, जिसमें इस टाइप का कुछ हो रहा है, अब ये लास्ट पेपर आपको ऑब्जर्व करोगे तभी सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मैं जो क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था, रुक जाओ अभी, देखो ये है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अच्छा चलो आ जाओ, जो मैं क्वेश्चन बताना चाहता आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को बनाओ, नगीना बताओ, बताओ, सो गए क्या? नहीं सर, जिंदा है अभी। हाँ तो बताओ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैंने पहले स्टार्टिंग में करवाया था क्वेश्चन। अरे बताओ, मैंने बताया। अग्रिम क्या है सर, इसमें नहीं पता चल रहा मेरे को, शामिल नहीं है पूछ रहा है। हाँ अग्रिम क्या होता है? अब यही है, अब समझ में आया इसका मतलब, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, मेरी बात मैं फिर बता रहा हूँ, इकोनॉमी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और कहीं न कहीं पॉलिटी, इनके जरूर पढ़ना इंग्लिश में, नहीं समझ में। चलो अभी देखो बहुत इजी बन जाएगा तुम्हारे लिए, ये लो अब करो। एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूड। मैं सही बता रहा हूँ, मैं लपड़ मारूंगा अगर ये क्वेश्चन ना हुआ तो तुम लोगों को, मैं सही बता रहा हूँ। और मैं पहले दिन देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रहा हूँ कि आप यूपीएससी क्वेश्चन सोल्व कर सको, और मैंने अच्छे से समझाया था कि कौन सा एसेट है, कौन सा लाइबिलिटी है बैंक के लिए, और यही पूछ रहा है इसमें कौन लाइबिलिटी है, समझ में आया? मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये तो है, इन्वेस्ट्री है। एडवांस और डिपॉजिट में से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, जब मैं अभी पढ़ाया हूँ, अभी तुम क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत हो रही है तुम लोगों को, और मैं अच्छे से बताया था, मैंने बोला था कि यही क्वेश्चन आया है। और कौन कौन है? सर हिंदी दिखाना है सर इसकी। हिंदी दिखाऊं? चलो सना, ये लो। डी हो जाएगा सर, डी 4 तुम तो हमें तो है इसमें, तुम तो हमें तीसरी दुनिया में चलते हो, क्वेश्चन पढ़ तो लिया करो पहले। एडवांस भी है, वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में नहीं है, शामिल नहीं है ना सर। अभी मेरे पास यहाँ होते ना सबके एक लपाड़ पड़ती, तुम लोग है ना सना, इनको बताओ रिद्धि बोल रही है कि रिद्धि जमा है, इसका बी ऑप्शन है। अब देख लो, रिद्धि जवाब दे रही है, कैसे है? अब सुनो, तुम उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को, मैंने क्या बोला थी? ए हो जाएगा अग्रिम सर। तुम तो रहने दो अमित, तुम्हारा तो ये भी गलत है, ये भी गलत, अब बोलो। अब सुनो इधर, मैंने क्या बोला था, जैसे ध्यान समझो, इधर मान लो कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बैंक में पैसे जमा कर रहा हूँ, ध्यान समझना, मैं बैंक में जब पैसे जमा करता हूँ तो मैंने क्या बोला था, ये बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी,
देता है ये लाए उसको, मुझे बैंक में मान लो मैंने को जमा कर दिया, मुझे ब्याज देना पड़ेगा उसको 4% पे। समझ में आया ये चीज़? तो ये पूछ ही यही रहा है कि भारत में किसी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित क्या शामिल नहीं है। उसकी एसेट नहीं है। एसेट क्या नहीं है? जमा। जमा पर उसकी लाइबिलिटी है। वो निवेश करने पर उसको प्रॉफिट होता है तो उसका एसेट है, ये नहीं होगा। अग्रिम क्या होता है? जैसे अग्रिम भाई सब ऐसी बात है, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ भाई, मैं कुछ पैसे लूँगा ना आपको। जैसे मानो 100 रुपये दे दे भाई, आप उसको लौटाने पड़ेंगे ना 110 रुपये, तो ये भी प्रॉफिट है उसके लिए। मांगते थे अलग सूचना, मनी कॉल रेट मैंने बताया भी था उस दिन। कॉल रेट बैंक 1 दिन के लिए टाइम पे करता है, तो क्या है वो, ये भी प्रॉफिट है उसके लिए। ये उसके लिए लाइबिलिटी है। कितनी बार मैं उससे बताया था, जमा जो है लाइबिलिटी है, फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। और सर एडवांस हैं? एडवांस तो मैं बताता हूँ उसके। अग्रिम जैसे क्या होता है? अग्रिम मान लो, जैसे मान लो कि आपको पैसे निकाले आपके, मान लो कि जैसे याद करो मैंने उस दिन बताया था, जैसे आप मान लो कि कुछ खातों को में मतलब ऐसा होता है कि आप पैसे निकाल सकते हो, पर निकाल सकते हो इसका मतलब ये नहीं है आपको यूज़ कर रहे हो पैसा तो बैंक का, तो आपको उसमें कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा ना, आपको कुछ तो आप दोगे ना उसमें, तो वो प्रॉफिट है ना बैंक के लिए। जमा भाई सीधी मैं कितनी बार बोला कि जमा जो है लाइबिलिटी है बैंक के लिए, एसेट्स नहीं है वो। समझो आप ये चीज़। मैं उसी टाइम पढ़ा रहा था तभी मैं बोल रहा था ये चीज़। अभी एक और क्वेश्चन करवाना है मुझे, ये अभी रुक जाओ, अभी आएगा ये अभी पेट। मैं फिर बता रहा हूँ लास्ट है पेपर देखो, और तुम लोग ये सभी इकोनॉमी के क्वेश्चन है। देखो ये बैंक बेड ब्यूरो वाला डायरेक्ट 2022 में आया। ये तो 3-4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ, बैंक बेड ब्यूरो वाला 2020 में भी आया, 2022 में भी आया। ठीक है, ये सब इकोनॉमी के क्वेश्चन है। स्कीम जो है गवर्नमेंट की स्कीम जो, ये देखो ये आएंगे अभी तो, चलो ठीक है अभी पढ़ेंगे। ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, सोशल कैपिटल, ये भी इकोनॉमी के क्वेश्चन है। शायद इसमें नहीं है, रुक जाओ। पीपीपी अभी छोड़ दो, अभी तो अपन पढ़े नहीं है। जो मैं क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, हाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन करो। नहीं किया ना तुम लोग पिटाई खाओगे अब मेरे से। बताओ इसका। अब मैं करवा चुका हूँ टॉपिक का, ये क्वेश्चन मैं करवा भी दिया हूँ। यही क्वेश्चन है ना 3-4 बार आया है, 3-4 बार। मैं फिर बता रहा हूँ, इकोनॉमी के क्वेश्चन तुम थ्योरी पढ़ के नहीं कर सकते अगर जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हम पढ़ लेंगे बना लेंगे, नहीं होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो, और कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो दुनिया कोई सा क्वेश्चन बना दे आप बना लोगे। चलो बताओ सना, क्या समझ रहे हो तुम इसमें? एक मिनट सर, बता रही हूँ आपको। सब लोग बताओ, क्या सो गए क्या सब लोग? सर ए हो जाएगा इसका, ए सर। अमित तुम तो चुप ही रहा करो, तुम्हारा हमेशा गलत आंसर जाता है। तुक्का मारते हो तुम, और कुछ ही नहीं है। मैंने उस दिन कितने अच्छे से ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, उसके बावजूद भी तुम लोग गलत कर रहे हो। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने? मैं फिर बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट सीखो। सर सी। तुम तो कल आना, बताता हूँ। चलो ठीक है नगीना, तुम बताओ तुम लोग क्या सर एक बार इंग्लिश वाला और दिखा दो इसमें। इंग्लिश वाले से क्या हो जाएगा? चलो देख लो भाई, लो ये लो। एक बार दिखा दो। सर डी आ जाएगा। ये कौन बोला डी? सना। बताता हूँ तुम लोगों को मैं, डी क्यों आएगा सना ये बताओ। पता नहीं सर, अच्छा लग रहा था ये ऑप्शन। और कोई है उम्मीदवार जो इसका आंसर देना चाह रहा है? ए भी आ गया है, सी भी आ गया, डी भी आ गया, बी बचा है। कोई बी का उम्मीदवार है?
हाँ सर, सर आरबीआई मसाले मसाला बोर्ड बॉन्ड का जारी वैसे नहीं आरबीआई करती का है सर। काम नहीं होता, मसाले बोर्ड का तो अलग होता ना सर। तुम लोग कुछ भी अब सुनो, क्वेश्चन इतना इजी है, मेरी क्लास देखने के बाद में तुम लोग नहीं कर पा रहे, मतलब समझ लो तुम लोग क्या समझते हो तुम, मैं जब पढ़ाता हूँ तब मैं इतनी बार कितने एग्जाम्पल मैंने दिए इसके बारे में। सुनो, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? पहली बात तो नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, भारत का पैसे का गिरावट, चलो ये कॉन्सेप्ट अभी सीखे नहीं, अभी वो तो सीखोगे, पर तो फिर भी मैंने बोला था उस दिन भी, कोई इशू नहीं है, बना सकते थे। जैसे मान लो डिमांड सप्लाई वाला खेल है ये, ध्यान से समझना, डिमांड सप्लाई वाला खेल है, ठीक है। जैसे क्या होता है, डॉलर का जब वैल्यू बढ़ती है तो याद रखना रुपए का वैल्यू जो है घट जाती है, तो ये तो डिमांड सप्लाई खेल है। अब सोचो मैंने मार्केट में और ज़्यादा जो है 1% का मुद्रित नीति का अनुसरण करना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला इसने बता, इंग्लिश पढ़ना, फॉलोइंग द एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो स्वाभाविक सी बात है और ज़्यादा जो है रुपए की जो है और ज़्यादा गिरावट होगी। इसे डी आंसर है, पर मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ समझो, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, अगर ये नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, पर डिमांड सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट से ही बनेगा ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, अभी डॉलर वाला कॉन्सेप्ट आएगा। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था, आज मैं सिखा रहा था। अब गलत किए ना तुम लोग उठा के फेंकूंगा। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि करके कैसे, ये मुझे मनी मल्टीप्लायर अभी समझाया था आपने। हाँ ठीक है, ये तो अब ये कैसे याद आ गया? ए से साथ में इंग्लिश लिखी हुई है ना, और अभी थोड़ा सा ध्यान दे लिया था पढ़ाई में। पढ़ाई में, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना 2021 में भी आया, यही सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे रुको 2021 वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में पता है सर क्या दिक्कत होती है, उसकी लैंग्वेज है ना इतनी वो तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, रहती है, नहीं यूपीएससी के जो क्वेश्चन है उनको आप इंग्लिश में पढ़ के करना, नहीं बना पाओगे इकोनॉमी वाले, दिक्कत होगी, मैं फिर बता रहा हूँ दिक्कत होगी, ये तो मैं खुद में फेस किया हूँ। तो जैसे ज्योग्राफी में एक एनवायरनमेंट में एक बार चीजें समझ में आ गई, उससे मिलती जुलती आंसर में मिलती रहती है, इसमें बिल्कुल अलग ही पूछ लेते हैं वो लैंग्वेज में। ये जो कॉमन सेंस होता है ना सर, स्मार्ट सेंस, वो थ्योरी पढ़कर तो जाते हैं पर एग्जाम में ना वो स्मार्ट सेंस कॉमन सेंस काम नहीं करता, इधर काम ही नहीं करेगा। मैं तो फिर बता रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, ये योर कनेक्शन नॉट प्राइवेट, ये क्या हो गया? चलो ठीक है, देख लेना 2021 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो देख लेना एक बार जाके, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन था। तो मैं फिर बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखो इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी आप पढ़ने सोच रहे हो, आप पढ़ के बना लोगे, इकोनॉमी पढ़ के नहीं पढ़ी। देखो कुछ चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट के नेचर होते हैं, हिस्ट्री आप पढ़ के रट्टा मार के कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटी में भी नहीं, पॉलिटी है तुम्हारे लिए वही दिक्कत है। मैं बैठी हूँ अभी यहाँ पे, रट्टा मार के नहीं हो सकता, थोड़ी देर तक याद रहती है फिर गोल मोल हो जाती है सब कुछ। अच्छा ठीक है कोई नहीं, यूपीएससी में नहीं होगा, अदर स्टेट पीसीएससी में हो जाता है, उसमें क्वेश्चन रटे हुए रहते हैं, ठीक है। यूपीएससी में मेरिट इतनी हाई जाती है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि इकोनॉमी को समझो। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फालतू चीज़ें करवा ही नहीं रहा हूँ। जैसे आज एनबीएफसी मैं फिर बता रहा हूँ, उसमें काम की चीज़ें मैं बता दी, ये काम की चीज़ है। पीटी का क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बनेगा, मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो उसका प्रो कौन सा सारी चीज़ तरीके से पूछता है, उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, जब पीटी और मेंस के जो पेपर है पता होने चाहिए आप लोगों को, तब टारगेट वैसे पढ़ाई होगी, नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं। करंट अफेयर में पक्का बता रहा हूँ, तुम लोग है ना स्टैटिक पार्ट के तो करंट अफेयर पढ़ोगे फिर इसका। और मैं फिर बताऊँ, करंट अफेयर के लिए चाहे 500 पेज की कोई अगर बुक है करंट अफेयर की इकोनॉमी के लिए, मतलब शायद जब इकोनॉमी का पीटी 365 आता लगभग 250-300 पेज का तो होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, उसमें काम के 20 पेज ही होते हैं जो आपको अपडेट करने होता है, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा कोई इफेक्टिव मेजर उठाया हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कोई एक्ट आया हो, कोई रूल्स बना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये जब कब पता लगेगा, जब आप लास्ट ईयर पेपर देखोगे बार बार, उसी से पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। सिलेबस पता होनी चाहिए, माइंड में बार बार घूमते रहने चाहिए क्वेश्चन। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कैसे पता है कि भाई ये क्वेश्चन, देखो मैंने बता भी दिया डायरेक्ट 2019 में क्वेश्चन आया हो। और जब तक आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं होंगी, मैं फिर बता रहा हूँ, तैयारी से आप उतनी दूर हो, जितनी दूर तुमसे PYQ है ना, उतनी दूर तुम तैयारी से भटक रहे हो, और कुछ ही नहीं। सटीकता, इस एग्ज़ाम की तैयारी में सटीकता तभी है जब आपको PYQ रटे हो, सिलेबस रटा हुआ है,
तभी आप एकदम सटीक हो तरीके से आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर भटकोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे बोलते हैं ना गाड़ी के स्टीयरिंग पे अगर नहीं हाथ है तो फिर गाड़ी फिर इधर उधर ही जाएगी, और क्या है, कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है, चलो तो बाय बाय, गुड नाइट। क्वेश्चन करो, मैं फिर बता रहा हूँ इकोनॉमी के 2011 से लेकर 2023 तक ये जो पढ़ाते जा रहा हूँ साथ साथ करते जाओ। अब जितना मैंने सब सब्जेक्ट पढ़ा दिया, NBFC पढ़ा दिया है, ठीक है, वित्तीय समावेशन पढ़ा दिया है, मैंने बता भी दिया, भीम UPI वाले क्वेश्चन आए थे 2018 में, देख लो 2017 में भी आया था वो। तो ये क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन मान लो कि डिमांड सप्लाई वाले क्वेश्चन जो, वो सारे देखो, क्वेश्चन बनाते चलो, कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो ऐसे फिर हवाबाजी होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, फिर सो जाओ सब लोग। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।